हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एपिसोड नंबर 15 लेके आ गए करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जिसमें हम लोग ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल, ये सब को डिस्कस करने वाले हैं। आपको पहले एक बात बड़ा जरूरी है समझना, अच्छा उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम लोग, जिससे आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट मालूम चलेगा इन सब के बारे में। पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये जो ईएमएफ है, अगर आपको ईएमएफ समझना है, यहाँ पर हम ईएमएफ आपको ज्यादा नहीं समझाएंगे, थोड़ा ही एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ईएमएफ डिटेल में समझना है तो आप एपिसोड नंबर 2 जाके देख सकते हैं, उसमें ईएमएफ को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, और उस वीडियो का लिंक हम ये डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अगर आपको ये ईएमएफ के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो एपिसोड 2 से देख सकते हैं। हम लोग ज़्यादा फोकस यहाँ पर सेल तो आपको पता ही होगा लगभग, इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर, और एक और टॉपिक होता है टर्मिनल वोल्टेज, इसको भी पढ़ना है आज ही। टर्मिनल वोल्टेज, इन सब को मिला के एक फॉर्मूला भी आता है, V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ये फॉर्मूला के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है ये समझना है, और यहाँ पर कभी कभी प्लस भी होता है, तो प्लस कब होता है इस फॉर्मूला में और कब माइनस होता है वो भी समझना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टर्मिनल वोल्टेज भी आज हम लोग को आज यही वाला एपिसोड में कवर करना है, और फिर इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो पहले हम लोग ईएमएफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ईएमएफ पीछे पहले पढ़ चुकी हो, बताए हैं ईएमएफ के बारे पहले, ठीक है। थोड़ा सा और बता देंगे, वो गेट बंद कर देना। तो पहले ईएमएफ के बारे थोड़ा सा याद कर लो, रिकैप कर लो। ईएमएफ को हम लोग ऐसे बोल क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। ईएमएफ को बोल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इसका नाम होता है ईएमएफ का। लेकिन ये इसका नाम ऐसे ही होता है, मतलब कि बहुत पहले रखा गया था, क्योंकि देखो, अच्छा ये क्या है, नाम हम छोड़ो इसका, पहले ये क्या है पहले वो समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर याद करो कि ऐसे करके मेरे पास जो ये होता है ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है, मतलब जो बैटरी होता है, बैटरी मैकेनिज्म के ऊपर ये बेस्ड है कि बैटरी कैसे। देखो यहाँ पर मेरे पास ये दो है इलेक्ट्रोड, ये दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड है, और इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। और फिर ये जो तुम्हारा ये दो इलेक्ट्रोड्स होता है वो कनेक्टेड होता है रेजिस्टेंस से। अभी हम किसके बारे में समझा रहे हैं तुमको, ईएमएफ के बारे में, ठीक है। और ये किससे कनेक्टेड होता है, रेजिस्टेंस से। और तुमको मालूम होगा कि एक को प्लस लेते हैं, एक को माइनस लेते हैं, एक तरफ कैथोड होता है, एक तरफ एनोड होता है। तो इसका रेजिस्टेंस आर। अब देखो इसको, इसी को फिजिक्स में हम लोग ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके, इसी को हम लोग सिंपली ऐसे बना देते हैं, ये एक रजिस्टर, और यहाँ बैटरी जो है ना, ये जो तुमको दिख रहा है ये सेटअप, इसी को बैटरी हम लोग बोलते हैं। उसी बैटरी को यहाँ पर हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई करके, अभी थोड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। ये बैटरी ऐसा ही होता है, ये बैटरी का होता है प्लस टर्मिनल, और ये बैटरी का होता है माइनस टर्मिनल। अब तुमको एक चीज़ मालूम होगा, यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन भी होता है। सीआर का मतलब केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन से ही जो करंट का फ्लो है वो पूरा सर्किट में मेंटेन होता है। ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये वाला, इसी को यहाँ पर बताएं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इस कैपिटल आर को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो हम लोग बाहर से लगाते हैं, ठीक है। अब ये जो बैटरी है, इसका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहाँ से मान लो करंट फ्लो करेगा प्लस से फ्लो किया तो कहाँ जाएगा, प्लस से फ्लो करके माइनस की तरफ, फिर माइनस से प्लस की तरफ, मतलब लोअर से हाइयर की तरफ करंट को कौन लेके जाएगा, ईएमएफ का काम वही होता है कि जब करंट हाइयर से लोअर फ्लो किया तो लोअर से हाइयर उसको कौन लेके जाएगा, मतलब यहां से यहां, इस बीच में कौन उसको लेके जाएगा। तो वही काम किसका होता है, ईएमएफ का, कि जो करंट है उसको यहां से यहां पहुंचाना। तो यहां से यहां वो किसको पहुंचाता होगा, करंट को कि चार्ज को, ये मेरा क्वेश्चन है, चार्ज को। इसीलिए ईएमएफ का जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन ऑन द चार्ज, मतलब एक चार्ज पे जो वर्क डन होता है उसको ईएमएफ बोलते हैं। तो यहां पर एक चार्ज उठा के चार्ज मतलब करंट। अच्छा, इसको बुक में उल्टा भी लिखा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां से कहां फ्लो करता है, ये बताओ। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है नेगेटिव से कहां जाता है वो, पॉजिटिव की तरफ। ये किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे करके जा रहा है तो यहां से यहां फिर जाएगा इलेक्ट्रॉन, समझो बाबू। इलेक्ट्रॉन ऐसे से फ्लो करता है तब ना करंट ऐसे बनता है, ये तो बहुत बार बताया ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करता है तो करंट ऐसे बनता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है दोनों का। तो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां कौन लेके जा रहा है, ईएमएफ। प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रॉन को कौन ढकेल रहा है, ईएमएफ। धक्का इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये वर्क है ना, ऐसे उठा के लेके जा रहा है वहां पर। तो ये जो ईएमएफ है इसको तुम दो तरीके से डिफाइन कर सकती हो। वो वर्क जो करंट को लोअर से हायर, कहां लोअर से हायर, बैटरी के बीच में, सेल इसको बोलेंगे, बैटरी या सेल, ये जो सेल के बीच में ईएमएफ वर्क करता है बैटरी करंट को यहां से यहां पहुंचाने में, उसको हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। या फिर इलेक्ट्रॉन को हायर से लोअर पहुंचाने में जो काम करता है ईएमएफ, वो जो वर्क डन होता है उसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। तो दोनों एक ही बात है, दोनों ईएमएफ का ही डिफिनेशन है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर ईएमएफ के बारे में लिखते हैं, ईएमएफ
is the work done in moving a charge, in moving करंट या चार्ज दोनों, ये मूविंग अ चार्ज लिखोगे ऐसे। और कौन सा चार्ज, ये जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। जो करंट होता है वो फ्लो ऑफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर तुम लिख रहे हो ईएमएफ इज द वर्क डन इन मूविंग द पॉजिटिव चार्ज, इन मूविंग द पॉजिटिव चार्ज, तो कहां से कहां, फ्रॉम लोअर टू हायर, क्योंकि अभी तुम करंट के बारे में बात कर रही हो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लिख रही हो, तो लिखोगे फ्रॉम लोअर टू हायर। मतलब ये उल्टा काम करता है, लोअर टू हायर, उल्टा उल्टा। करंट हायर से लोअर फ्लो करना चाहता है ना, ईएमएफ उसको उल्टा लेके जाता है, लोअर से हायर। अच्छा, एक और चीज, ईएमएफ इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि ईएमएफ ही वो चीज है जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हो रहा है। सर्किट कंप्लीट हो रहा है मतलब करंट ऐसे गया, तो यहां से उसको उधर कौन लेके जाए, ईएमएफ। बिना ईएमएफ का काम नहीं हो पाता। अच्छा, यहां पर एक बात समझना, इस पॉइंट और इस पॉइंट, अच्छा इस बैटरी का जो ये वोल्टेज है ना, उसको हम ई लिखेंगे। अच्छा, एक्चुअली तुमको ये तो मालूम ही होगा कि जो ईएमएफ होता है उसको किस में मेजर करते हैं हम लोग, वोल्ट्स में ही मेजर करते हैं। इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन फोर्स है, लेकिन इसका फिर भी यूनिट क्या है, वोल्ट। अब इसको लोग पहले एकदम हिस्टोरिकल रीजन लिखा हुआ है कि हिस्टोरिकल रीजन से इसको ईएमएफ बोलते हैं। इसको पहले लोग ये सोचता था ना कि क्योंकि ये करंट को ऐसे लेके जा रहा है, तो करंट तो हाई से लो फ्लो करना चाहता है, लेकिन करंट को वो लो से हाई लेके जा रहा है, तो उसको फोर्स कर रहा होगा। कोई फोर्स जरूर होगा जो चार्ज को ऐसे लेके जा रहा होगा, बट एक्चुअली कोई फोर्स नहीं है, वो क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज मतलब जो कि वर्क डन से आया, क्योंकि तो हम लोग पढ़ते हैं ना V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ पर V का मतलब क्या होता है, लेकिन ये V अलग है, ये V अलग है, ये कुछ और भी है, इसके बारे में बताया जाएगा। पता है ना क्या क्या आज पढ़ना है हम लोग, अभी EMF चल रहा है, उसके बाद फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज पहले ही पढ़ रही हो बहुत पहले से। टर्मिनल वोल्टेज उसको बोलते हैं जो यहाँ और यहाँ के बीच में रहता है। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट का जो वोल्टेज होगा VA माइनस VB, इसी को हम लोग टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। अभी पढ़ाएंगे इसके बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो बताएंगे टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ समझ में आया क्या होता है, ये अलग है। ये जो इन दोनों पॉइंट, मतलब ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज जो करंट को ऐसे लेके जा रहा है, मतलब हायर से लोअर, वो वोल्टेज V होता है, जिसके बारे में तुम चैप्टर 2 में भी पढ़ी, 1 में भी पढ़ी, वो वोल्टेज V होता है। और जो वोल्टेज करंट को यहां से यहां लेके जाता है उसको बोलते हैं ईएमएफ। और इससे ये बात तो समझ में। अच्छा, एक और चीज हम लोग ये बोलते हैं कि उसके बारे में थोड़ा बाद ही में भी, थोड़ा देर बाद में भी बात करते हैं, पहले ये ईएमएफ के बारे में लिख लो, ये वाला बात। और एक बात बता दिए कि ईएमएफ में और टर्मिनल वोल्टेज में अंतर है। क्या अंतर है अभी मालूम चलेगा। ईएमएफ को वोल्ट में मेजर करते हैं, सारा बात क्लियर है। ईएमएफ के बारे में स्केलर क्वांटिटी सब तो मालूम ही है, ठीक है, उसको छाप लो जल्दी से तुरंत। और ये कहाँ होता है, बैटरी के अंदर होता है, बैटरी के अंदर इसका वर्क डन होता है। और ये वाला जो V होता है, इसका कहाँ होता है वर्क डन, बैटरी के बाहर, ठीक है, लिख लो इसको। अभी एक बात बोल रहे हैं, बस उसको एक्सेप्ट कर लेना, फिर थोड़ी देर में वो समझ में आएगा, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं कि जैसे मान लो ये सर्किट है, इसमें एक रजिस्टर है ये, और एक बल्ब लगा हुआ है, उसी सर्किट में एक और रजिस्टर लगा है, और इसको हम लोग जोड़े हैं एक बैटरी से, ठीक है। और इस बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ है 12 वोल्ट, कुछ भी ले लो, 10 वोल्ट, कुछ भी ले लो, चलो हम 20 वोल्ट ले लेते हैं, 20 वोल्ट। तो यहाँ पर जो ये एलिमेंट तुमको दिख रहा है, ये रजिस्टर, इसका भी कुछ ना, तुमको एक बात मालूम होगा कि सीरीज में सबका वोल्टेज अलग अलग होता है, ये मालूम है ना। तो ये जो 20 वोल्ट है, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट जाएगा, डिपेंड करता है ये तीनों का रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर तीनों का रेजिस्टेंस R हो जाए तब तो सेम होगा वोल्टेज, लेकिन अगर तीनों का रेजिस्टेंस, इसका R1, इसका R2, इसका R3 हो जाए, ठीक है, तब जब तुम बोलोगी तो ये इन दोनों में वोल्टेज अलग अलग होगा। मतलब इसमें वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, इसका वोल्टेज V3। तो तुम जब यहां से ईएमएफ निकालना चाहोगी तो कैसे निकालोगी ईएमएफ, ईएमएफ को तुम लिखोगी V1 प्लस V2 प्लस V3। ये देखो समझाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा मैथमेटिकली करना मत, बस हम ये तुमको फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ईएमएफ होता है वो जितना भी सर्किट का एलिमेंट होता है, सारा सर्किट का एलिमेंट का वोल्टेज का सम होता है। मतलब इस सर्किट में जो भी एलिमेंट होगा, जो भी एलिमेंट, एक एलिमेंट मिसिंग है, लेकिन एक एलिमेंट वो होता है जो कि इस बैटरी के जस्ट बगल में होता है, तो इसका भी कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है, तो इवन इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी वोल्टेज चलो V इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये सारे को जोड़ के जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे, ईएमएफ। मतलब ईएमएफ वो चीज है जो पूरे सर्किट का वोल्टेज के बारे में डिस्क्राइब करता है। और यहां पर जो दो पॉइंट होता है A और B, मान लो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, तो यहां से अगर करंट फ्लो करेगा तो ये तीनों में करंट जाएगा। तो ये A और B पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, लेकिन जो ईएमएफ है वो इसका और जितना भी आ रहा है सारा एलिमेंट का सम है। समझ में आया, ये मेरी बात नहीं समझ में आया। यहाँ और यहाँ का भी तो एक वोल्टेज होगा ना, मान लो VAB, और वो VAB किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। लेकिन ये जो ईएमएफ होगा वो इन तीनों को तो लेगा ही, साथ साथ ये वाला जो वोल्टेज है, मतलब ऐसे लिख सकती है उसको, E इज इक्वल्स टू VAB
प्लस वी। ये समझ में आया? ये जो तुम पढ़ रही थी ना 10th में जो पढ़ती थी वी, मतलब ये जो फॉर्मूला ओम्स लॉ का पढ़ती थी वी बराबर आई आर, इसमें ये कौन सा वी होता था? ये वाला वी होता था जो इन दोनों पॉइंट के बीच में एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब इन तीनों का वी, यहां जो ओम्स लॉ में लिखती थी। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, वो क्या है, वो कौन सा वोल्टेज है जो पूरे सर्किट का है, मतलब जो इस बैटरी के बगल में जो होता है रेजिस्टेंस। अब ये बैटरी के बगल में रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो समझ में आया? ये फर्क है सबसे बड़ा इस किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में, कि जो ईएमएफ होता है उसी के अंदर कौन इंक्लूड हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको लिखो। फिर हम लोग अब एक कंडीशन लेते हैं जिससे हम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस समझ में आएगा कि कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस काम होता है, क्यों जरूरत पड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस को। बोलो। अभी एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है, और इसमें हम 2 रजिस्टर ले रहे हैं। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, तुमको अभी समझाने वाले हैं हम टर्मिनल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ, सारा यहाँ समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल से ईएमएफ भी समझ आ जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज भी समझ में आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी समझ में आ जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी, सारा चीज समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल से। ठीक है, इस एग्जांपल में हम 2 रजिस्टर यहाँ ले रहे हैं और ये दोनों सीरीज में है, एक रजिस्टर ये दूसरा रजिस्टर। इस रजिस्टर का वैल्यू है 50 ओम और ये है 40 ओम। ठीक है, और यहाँ पर एक बैटरी है, ये बैटरी का एक वैल्यू दिया है ईएमएफ का जो कि है 100 वोल्ट। कितना दिया है? 100 वोल्ट। ये 100 वोल्ट क्या है? ईएमएफ, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो इससे बच के जो निकलता है वो है। अभी तुमको जस्ट बताए थे कि मान लो कि ये एक पॉइंट है, यहां भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, लो ए बी इस बार यहां ले ले रहे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होगा वी ए बी, क्या वो ईएमएफ के बराबर होगा? नहीं होगा, बिल्कुल। अभी देखो ये बात समझ में आएगा। और ये जो ओम्स लॉ में लिखती हो V इज इक्वल्स टू आई आर, ये वाला V अलग है और यहां जो आज नया पढ़ रही हो वो अलग है। तो तुम लोग बोलोगे सर इसका पहले क्यों नहीं बात करते थे, अभी कहां से आया? और ये इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग जो होता है, जो अभी आप बताएं कि बैटरी के बगल में होता है, उसको पहले इग्नोर क्यों करते थे 10th में, अभी क्यों लेके आए? ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले जब तुम यहां से मान लो करंट फ्लो किया I, और इस जगह पे जो करंट पहुंच रहा है, ये दोनों किसमें है? सीरीज में। तो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट, और इस करंट का वैल्यू हम तुमको दिए 1 एम्पियर। कितना करंट दिए? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट। ठीक है, अब जब तुम यहां पर इसको सॉल्व करोगी तो लिखोगी V इज इक्वल्स टू आई आर लिखोगी, और इससे करंट निकालोगी तो करंट को क्या लिखोगी? I इज इक्वल्स टू V बाई आर। और वोल्टेज कितना है? 100, तो इसको लिखोगी 100। और रेजिस्टेंस कितना लिखोगी? 50? नहीं, बताया गया ना जब भी करंट निकालो तो दोनों का रेजिस्टेंस लो, तो रेजिस्टेंस लिखोगी 90। तो ये कटेगा 0 0, कितना आएगा? इसको सॉल्व करोगी तो ये आएगा 1.111111 एंड सो ऑन जाते जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1.1 एम्पियर। ये क्या आया? करंट आया, ये करंट आया। ठीक है, और ये करंट किसके लिए आया बाबू? ये जो करंट आया आंसर वो इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा? दोनों में जाएगा, क्योंकि दोनों किसमें है। लेकिन करंट दिया हुआ कितना है? ये करंट गिवन है। और बोलोगे सर ये करंट सही कैसे, आप तो ओम्स लॉ से निकाले, तो मतलब ये ओम्स लॉ गलत है? नहीं, ओम्स लॉ गलत नहीं है। यहां पर ये जो करंट हम मेजर किए ना 1 एम्पियर, ये मेजर किए विद द हेल्प ऑफ एमीटर। किसके हेल्प से? यहां पर एक हम एमीटर लगाए थे, और एमीटर तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम है करंट मेजर करना, तो वो तो गलत मेजरमेंट देगा नहीं। लेकिन जब ओम्स लॉ से निकाल रही हो तो गलत आ रहा है आंसर, क्योंकि यहां पर तुम एक चीज को, यहां पर क्या हुआ कि देखो यहां पर गलती क्या चीज का हो रहा है, आंसर कितना है 1 एम्पियर, लेकिन हम लोग का कितना आ रहा है 1.1 एम्पियर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हम लोग का जो करंट आया 1 एम्पियर, 1.1 एम्पियर, वो लगभग 1 एम्पियर के बराबर है। ये चीज हम लोग किस में करते थे? 10th क्लास में यही करते थे कि हम लोग का जो आंसर आ रहा है, आंसर उसको लगभग सेम लग रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको यहां पर जो रेजिस्टेंस होता था उसको इग्नोर कर देते। अब ध्यान देना, यहां जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू एक्चुअली 10 ओम है। यहां पर एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू कितना है? बोलोगे सर कैसे मान ले, आप कुछ भी कर रहे हैं। देखो यहां पर बता रहे हैं, पहले तो ये दोनों बराबर नहीं होता है ईएमएफ, और ये बताएंगे अभी। यहां पर देखना ध्यान से, अभी जब फॉर्मूला यूज करोगे V इज इक्वल्स टू आई आर, तो यहां से I निकालोगी तो क्या लिखोगी? V बाई आर। V कितना है? V मतलब वोल्टेज पूरे सर्किट का, अभी भी कितना है? वो तो 100 ही होगा, तो वोल्टेज को लिखेंगे 100। और अब इस बार इसको वोल्टेज नहीं, इस बार इसको क्या लिखेंगे हम लोग? ईएमएफ। अब कैसे अलग है वो बताएंगे, चलो हम V अभी रखते हैं, V रख रहे हैं, फिर इसको मिटा के क्या लिखेंगे वहां पर? E। क्यों लिखेंगे अभी तुम खुद देखोगी। ये रेजिस्टेंस कितना है? अब रेजिस्टेंस कितना है? 100। इस समय जो हम लोग रेजिस्टेंस डाले 50 प्लस 40, कितना डाले थे? 90। अब रेजिस्टेंस कितना हुआ? 10 प्लस 40 प्लस 50। इस बार रेजिस्टेंस लिखोगी 100, तो अब करंट कितना आएगा? 1 एम्पियर। अभी तो करंट सही आ रहा है। इसका मतलब हर बैटरी के बगल में क्या होता है?
इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बोलोगे सर तब कुछ समझ नहीं आया, मतलब ये क्या मतलब कि ये ईएमएफ 100 क्या मतलब इसका? तो अगर इसको हमको भूल जाना है, मान लो ये इंटरनल को भूल जाना, हम इसका भी नहीं, हमको दोनों नहीं मालूम, हमको दोनों के बारे, ये इंटरनल रेजिस्टेंस और ये ईएमएफ, इन दोनों के बारे कुछ नहीं मालूम है, तब सर्किट ऐसा बनेगा। देखो यहां पर बना रहे बीच में, ठीक है, यहां बना रहे। अगर तुमको इन दोनों के बारे में नॉलेज नहीं है, अगर तुम 10th क्लास में हो, तब सर्किट देखो ऐसा बनता। अब ये ठीक है, अब ये सही है। मतलब यहां जो हम लोग लिख रहे हैं 90, ये 90 क्या है? ईएमएफ नहीं, ये 90 है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज, जो तुम पढ़ते आ रही हो, कर रही हो ना उस चैप्टर से उतना। यहां पर जो लिख रही हो V बाई आर, तो यहां पर इसको V रखोगी नहीं, ये तुम जो यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ईएमएफ, तो ईएमएफ यहां लिखोगी ना E, ऐसे करके, समझी? अच्छा यहां पर जो तुम लिखी हो, यहां पर जो निकाली हो, इसमें गलती है कि सही है? ये जो की हो ये गलत है कि सही है? ये वाला तो बिल्कुल गलत है ना, ये तो बिल्कुल, ये तो कुछ हुआ ही नहीं कैलकुलेशन। तुम यहां ये क्या डाली हो? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है? ईएमएफ। और ये क्या डाली हो? रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ को जब भी लो तो ईएमएफ के साथ पूरा रेजिस्टेंस लेना। यहां पर तुम कितना रेजिस्टेंस लियो? 50 + 40, 2 ही लियो, इसको तो भूल जा रही हो। तो ये कैलकुलेशन बिल्कुल ही गलत है, ये कैलकुलेशन नहीं। जब ईएमएफ दिया रहेगा, ईएमएफ दिया रहेगा तो ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना है। ईएमएफ दिया रहेगा तो देखो ऐसे करना है, यहां लिखते देखो ध्यान से, I = करंट तब भी निकलेगा ईएमएफ अगर रहेगा, जैसे इसमें ईएमएफ दिया है, तो I = लिखोगी E बाई R प्लस R, जिस R का मतलब क्या है? ये दोनों का सम, मतलब 50 + 40, इसका जो आंसर आएगा। और ये स्मॉल r का मतलब ये 10, मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस, यहां पर टोटल ईएमएफ और नीचे में क्या चीज? टोटल रेजिस्टेंस, दोनों को लेना पड़ेगा, तब सही करंट आएगा, तब सही करंट आएगा। कब? जब तुम ईएमएफ के इससे कैलकुलेशन करोगी। और जब तुम यहां पर ये वाला डायरेक्ट यूज करना चाहती हो, कौन सा वाला? I = यहां पर लिखे होंगे, अच्छा यहां पर हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, R प्लस R। क्यों कर रही? सब करेक्शन क्लियर है? क्योंकि यहां पर तुम क्या डाल रही हो? टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो जब, अच्छा देखो अब इस केस में देखना, यहां पर 90 क्या सोच के लिखे, यहां 100 था ना, यहां क्या लिख दिए? 90 लिखे। अब देखना ध्यान से, अभी 90 कैसे लिखे वो बता रहे हैं, 90 कैसे लिखे समझना। अभी तुम जब निकालोगी करंट, I = क्या होता है? V बाई R होता है, यही होता है। ये 10th वाला सर्किट, V कितना है? 90, और ऊपर का वोल्टेज कितना है? सॉरी ऊपर का V90 ना, सॉरी उल्टा लिख दिए, V90, और रेजिस्टेंस कितना है? तो 90/90 कितना आएगा? 1 एम्पियर आएगा। तो वही बोल रहे हैं कि ये वोल्टेज अलग होता है और ये अलग होता है, ये वाला बड़ा होता है और ये वाला क्या होता है? छोटा होता है। ये तब का है जब करंट का वैल्यू एक भी नहीं है, करंट का वैल्यू 0 है, और ये तब काम करता है जब करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो देखो इससे भी 1 एम्पियर आ रहा है और इस वाले से भी 1 एम्पियर आ रहा है। तो जब तुम ईएमएफ को इंक्लूड करके सॉल्व करोगी तो ये फॉर्मूला यूज करोगी, मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस को भी लेना पड़ेगा। और जब तुम सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करोगी, I = V बाई R, तो V और ये सेम नहीं होगा। यहां तुम 100 लिख सकती हो, नहीं लिख सकती हो। 100 लोगी तो आंसर कितना आएगा? जो कि गलत आएगा, ठीक है। तो अच्छा जो 1.1 वो क्यों आ रहा था? जो मेरा करंट आया था ना अभी थोड़ी देर पहले, करंट कितना आया था मेरा? 1.1 ये आया था। ये ऐसा क्यों आ रहा था? यहां पर 1 एम्पियर ही क्यों पहुंच पा रहा है? यहां करंट कितना पहुंच रहा है? ये करंट कितना फ्लो हो रहा है? मतलब यहां भी करंट कितना जा रहा है? करंट तो 1 एम्पियर है। तो मेरा आंसर ये क्यों आ रहा था? एग्जैक्टली इसको नहीं ले रहे थे क्योंकि ये जो है था ना, ये कुछ करंट खा जाता है। कितना खाता है? मेरा जो आंसर आया 1.1 सही था, लेकिन सही कैसे? यहां पर जो जा रहा है वो नहीं हुआ। फिर ये कौन सा करंट हुआ? ये टोटल करंट हुआ। और ये जो करंट है ये किसका करंट हुआ? सिर्फ जो रजिस्टर में जा रहा है वो वाला, और ये वाला रजिस्टर को मिला के जो आएगा वो होगा टोटल करंट। तो ये जो हम निकाले ना 1.1 एम्पियर, ये इस पूरे सर्किट का करंट है। और ये 1 एम्पियर क्या है? वो करंट जो इन दोनों में जा रहा है। समझ में आया नहीं आया मेरी बात? नहीं आया क्या समझ में? हाँ सब में 1 एम्पियर जा रहा है, लेकिन ये जो होता है ना, ये कुछ करंट खा जाता है। इसमें देखो कंफ्यूजन नहीं होना, ये मत सोचना इसमें 0.1 जा रहा है, ये मत सोचना। मेरा कहने का मतलब ये कि I पूरे में फ्लो किया, अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये कुछ करंट खा जाता है, कंज्यूम कर लेता है। अरे रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट को कम करना। अब ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये ऑलरेडी करंट को कम कर चुका था, तो उसको कम करके आंसर कितना आ रहा था? लेकिन ये वाला जो है ये भी कुछ करंट कंज्यूम कितना कर रहा है? कंज्यूम 0.1 एम्पियर, तो उसको हम इग्नोर कर दे रहे थे 0.1 को। हालांकि ये वाला भी कुछ करंट कंज्यूम करता है जिसका वैल्यू उतना होता है। ये दोनों रेजिस्टेंस करंट कंज्यूम किया ना, कंज्यूम मतलब क्योंकि रेजिस्टेंस है तो करंट को अपोज किया, अपोज करने के बाद कितना करंट फ्लो कर रहा है। और ये 1 एम्पियर
इन दोनों क्या पोजीशन की वजह से फ्लो कर रहा है या फिर इन तीनों क्या पोजीशन की वजह से, ये बताओ। तीनों के वजह से, एग्जैक्टली बस यही समझना था। तो यहां पर जो हम लोग 10th में लिखते थे ना 90 वोल्ट, वो 90 वोल्ट सही में वोल्टेज होता था। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, ईएमएफ का। यानी वो चीज जो सारे वोल्टेजेस का सम होता है। ये जो V है ये वोल्टेज कहां का है, सिर्फ इन दोनों का। लेकिन यहां पर जो वोल्टेज लिखा है वो इसका भी है, नहीं समझ में आया। ये जो वोल्टेज लिख रहे हैं ये इसका 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 तीनों का वोल्टेज है। अभी तुमको लिखवाए भी थे ऐसे करके, E इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V। और ये वोल्टेज किसका था, ये वोल्टेज जो था किसका था, इंटरनल का। चलो अब तुम बताओ कि बाबू इंटरनल रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसका वोल्टेज कितना होगा। ये दसों क्या लिखा, हाँ बताओ। इसका है 50, इसका है 40, तो इसका कितना होगा 10। तो आंसर कितना आएगा 100 वोल्ट। तो ये 100 वोल्ट जो आया वो किसका आया, ईएमएफ का आया। ईएमएफ आया 100 वोल्ट। और ये 90 वोल्ट क्या है, सिर्फ इन दोनों का। तो तुम ये सर्किट्स पढ़ा करती थी, इससे पहले वाला चैप्टर में भी यही सर्किट पढ़ रही थी जिसमें पोटेंशियल दिया हुआ था। बट अब जो सर्किट्स होगा उसमें कौन क्या होगा, ईएमएफ, जिसका वैल्यू इससे बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा वो बता दिए हम, समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग जरा लिखते हैं एक बार अच्छे से। जो हम लोग ओम्स लॉ में लिखते हैं V इज इक्वल टू IR, इसमें ये जो V होता है ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि ओम्स लॉ का यही तो स्टेटमेंट है, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। यही है ना ओम्स लॉ। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स का मतलब क्या है, मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है उसके लीजिए, ईएमएफ को मत लीजिए। ईएमएफ तो पूरे सर्किट का है ना, आया समझ में। इसलिए ओम्स लॉ वैसा लिखा था कि आप वो वोल्टेज लीजिए जो इन दोनों पे जो करंट फ्लो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां करंट फ्लो होता है, यहां का बात नहीं करना है हमको। करंट का फ्लो सिर्फ किस में देखना है, इंस्ट्रूमेंट्स में। ये इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है, ये तो पहले से मौजूद होता है, पहले से मौजूद होता है। ये जब बैटरी खरीद के लाई उसके अंदर होता है ये जो आर बना रहे हैं जो बाहर में, बाहर नहीं होता है, ये बैटरी के अंदर होता है। बैटरी के अंदर कहां, अभी एक बनाए थे बड़ा सा कंडक्टर, ये जिसको इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था, तो उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर डूबा होता है वो। कौन डूबा होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ तो होता ही है, ईएमएफ के ही अंदर, ये बैटरी के अंदर होता है। मतलब ये जो अभी हम बनाए थे ना, ये सॉल्यूशन ऐसे करके जो बना के दिखाए थे, ऐसे करके इलेक्ट्रोड था, तो इसके अंदर ही था ये वाला डूबा हुआ, ऐसे करके, ठीक है। और इसके बाहर में कौन था, बाहर में ये दोनों, बाहर में ये दोनों, अंदर में ये, ठीक है। बना लो इसको। देखो यहां पर उसी को दोबारा लिख दिए हैं कि 1.1 एम्पियर जो है, ये तुम जो कर रही हो आंसर, इसमें तुम इसको भूल जा रही हो। तो इसको भूल जाने का मतलब समझ रही हो, यहाँ पर जो बगल, बैटरी के बगल में जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, बगल में नहीं होता, फिर से बोल रहे हैं अंदर रहता है, बैटरी के अंदर। उसको सिंबल दिखाने के लिए बुक में तो एसएल अरोड़ा में ऐसे बनाया है, एसएल अरोड़ा या कोई भी बुक देख लो उसमें ऐसे बना देता है ऊपर में। ये इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ नहीं बनाता, यहाँ बना देता है, इस बात को समझाने के लिए कि ये ऊपर में होता है, उसके ये मतलब कि उसके अंदर होता है, बगल में नहीं होता है। कौन, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी जो तुम निकाली हो उसमें ये गलती है, क्योंकि तुमको जब निकाल रही थी करंट तो तुमको किसको लेके चलना था, स्मॉल आर को भी लेके चलना था, और स्मॉल आर तुम यहाँ पर इग्नोर कर दी। तो इसलिए तुमको यहाँ पर ये जो आंसर आ रहा है, ये करंट का जो आंसर आ रहा है, इसको तुम ये इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर करके कर रही हो, इसलिए गलत आ रहा है आंसर। तो तुमको यहाँ पर क्या लेना चाहिए, V लेना चाहिए। तो V को लिखोगी अगर तो कितना लिखोगी, 90 कैसे लिखोगी, समझ में आ रहा है। चल अभी E ही लेके चल, ये लिख चलो, ठीक है। यहाँ पर अगर ये सर्किट को हम लोग वोल्टेज लिखना चाहें V, तो उसको कितना लिखेंगे, 90 वोल्ट। अगर इस सर्किट का वोल्टेज लिखना, यहाँ पर अगर वोल्टेज लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 90 वोल्ट। 90 वोल्ट क्यों लिखेंगे, देखो अभी मालूम भी चलेगा, इसे देखना ध्यान से। ये वोल्टेज जो लिख रही कहाँ का है, यहाँ का है या फिर यहाँ का है, इस जगह का। अब देखो यहाँ पर होगा 90 और ये होगा 0, तो 90 से 0 की तरफ करंट फ्लो करेगा। तुम निकाल के देख लो, यहाँ पर करंट 1 एम्पियर आ जाएगा। ये जो लिखे ना 1 एम्पियर, देखो सही आएगा, निकाल के देख लो, देखो यहाँ पर निकाल के बताएं, ये देखो I इज इक्वल्स टू, जब पूरा को ले लिया तब, जब इंटरनल को भी इंक्लूड कर लिया तो आंसर सही आ रहा है 1 एम्पियर। मतलब इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो सही में कितना है, 1 एम्पियर। कब, जब तुम इसको इंक्लूड करोगी तब। आप ऐसे देखने से क्या लग रहा है, देखो ऐसे देखने से क्या लग रहा है, देखो समझो 1.1 आना चाहिए, लेकिन आंसर कितना आ रहा है 1। ऐसा लग रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो गया, कि जो करंट है वो निकला कितना, यहां से कितना निकला, बैटरी से 1.1 एम्पियर। देखो तुम यहां से करंट निकाली, जो यहां से कितना निकाली, 1.1 एम्पियर, लेकिन यहां पहुंचा कितना, 1 एम्पियर। तो मेरा कहना यह है कि 1.1 निकला ही नहीं, 1 एम्पियर ही निकला। तो बोलोगे 1.1 तब क्या लिख रहे हैं, क्योंकि 0.1 एम्पियर कौन खा गया, ये, मतलब ये 0.1 एम्पियर ये खा गया, तो निकला यहां से कितना, 1 एम्पियर।
अब ये मत सोचना कि इसमें 0.1 जा रहा है, बिल्कुल नहीं, इसमें कितना जा रहा है, 1 एम्पियर ही जा रहा है, ये 0.1 एम्पियर को कंज्यूम कर ले रहा है, तो इसके पास भी कितना करंट पहुंचेगा, 1 एम्पियर पहुंचेगा। देखो यहाँ पर साफ साफ समझ में आया, अभी नहीं आया, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस वो चीज़ होता है जो कि बैटरी के जस्ट बगल में होता है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। चलो अब उसको डिफाइन करेंगे, लिख लीजिए, समझ में आ गया ये, लिखो। एमीटर का रेजिस्टेंस को हम लोग 0 लेते हैं ना, इसको 0 रेजिस्टेंस कर लेते हैं एमीटर को, नियरली 0 रेजिस्टेंस, ताकि वो जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उसको वो इफेक्ट ना करे। ये जो एमीटर है ये कौन सा एमीटर है, आइडियल एमीटर, क्या बोलते हैं इसको, आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर मतलब कि वो एमीटर जिसमें करंट का रेजिस्टेंस का वैल्यू लगभग नहीं पूरा ही 0 है रेजिस्टेंस का वैल्यू। तो अगर इसमें से तुम देखोगी I इज इक्वल टू वी बाई आर, तो इसमें V कितना आर कितना डालोगी 0, तो करंट कितना आएगा मीटर का 0, मतलब वो एक भी, सॉरी उल्टा लिख दिया, मतलब वो एक भी करंट कंज्यूम नहीं करेगा। देखो ऐसे लिख लेना, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो अगर तुम यहाँ से I निकालोगी तो उसको लिखोगी V बाई आर, तो I यहाँ से कितना आ जाएगा, R को कितना डालोगी 0, तो V बाई 0 कितना होगा, इनफाइनाइट, मतलब उसका जो करंट होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, मतलब उसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा, करंट कंजम्पशन उसका 0 होगा, मतलब सर्किट को वो इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर है, मान लो इसको जल्दी से। अब देखो थोड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस समझना है ना, यहाँ पर जो हम लोग डायग्राम लिए थे इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स बना रहे थे और ये दोनों किससे कनेक्टेड था, बैटरी, ये एक रेजिस्टर से, इसका रेजिस्टेंस R था एक्सटर्नल, और इसके बीच में क्या बोल रहे थे कि इसके बीच में यहाँ पर क्या रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल r से जिसको डिनोट करेंगे, ये क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो करंट का फ्लो है, देखो ये वाला एक बात तुम लोग को मालूम होगा कि हम लोग 2 चीज़ पढ़ते हैं, PaO और NCr, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, क्या यहाँ रहेगा, इसके मतलब ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है ना, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, क्या, हाँ, तो ये जो बनाए हैं ना इलेक्ट्रोड, उसके बीच में रहता है इलेक्ट्रोड यानी बैटरी। भाई ये जो 2 ऐसे लकीर खींच रहे हैं उसी को ना ऐसे बैटरी बनाते हैं, और उसी बैटरी के बीच में क्या रहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसी को यहाँ पर दिखा रहे हैं, समझी। तो जब देखो जब करंट क्या होता है ना, यहाँ पर देखो एक बात समझना, PaO और NCr क्यों लिखे हैं, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, नेगेटिव कैथोड रिडक्शन, मतलब कैथोड पे रिडक्शन होता है, नेगेटिव होता है वो, और एनोड पॉजिटिव होता है, उस पर ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, दोनों रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब जो इसके अंदर है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो उन रिएक्शंस के कारण जो है वो ये करंट वहाँ पर जो चार्ज होता है उसका फ्लो होता है, चार्ज को जो ऐसे फ्लो करवा रहा है। अच्छा एक बात समझना कि यहाँ पर जो एनोड है उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो मान लो कि ये वाले को हम लोग मान लेते हैं एनोड, तो इसको प्लस लेंगे, और ये वाले को मान लेते हैं हम लोग, तो इसको क्या लेंगे, माइनस, ठीक है। अब जैसे मान लो कि करंट ऐसे आया, अब देखो पहले ये विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर बना देते हैं एक बार हम, ये रेजिस्टेंस और यहाँ पर ये बीच में क्या होगा, बैटरी, ऐसे रहता है, यही होता है ना। तो यहाँ पर ये कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव, और ये क्या है, पॉजिटिव। अब जो करंट बाबू ऐसे फ्लो कर रहा है, हाई से ऐसे लो करंट जो जा रहा है, ये करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, हाई से लो की तरफ। तो जब करंट यहाँ पहुँचेगा नेगेटिव के पास, तो फिर उसको नेगेटिव से कहाँ जाना है, पॉजिटिव की तरफ। अच्छा जो करंट है उसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ जाना चाहेगा करंट। करंट के अंदर कौन सा चार्ज है, यहाँ पर ना थोड़ा साफ साफ बनाते हैं, करंट के अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। क्या पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो पूरा ही प्लस है ना, लेकिन उसके बाद भी जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि ईएमएफ उसको लेके जाएगा, ईएमएफ उसको फोर्स करके ऐसे लेके जाएगा। समझ रही हो ईएमएफ का इंपॉर्टेंस, मतलब ईएमएफ अगर नहीं रहेगा तो ये करंट ऐसे नहीं जाएगा और फिर पूरा ये रजिस्टर में नहीं जाएगा, फिर ऐसे करके फ्लो नहीं करेगा। अच्छा एक और बात समझो, ये जो चार्ज है ना, चार्ज जो कि ऐसे फ्लो करके जाता है, तो जो अपना सारा एनर्जी होता है, चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि उसके पास पोटेंशियल है, तो वो सारा अपना एनर्जी यहाँ बर्बाद करता है, बर्बाद करने के बाद फिर ऐसे जाता है, फिर इसमें से चार्ज होता है, फिर जाके वहाँ बर्बाद करता है, ऐसे करके पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। समझ रही हो कि नहीं, उसको एनर्जी कौन देता है, जो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको फ्लो करने के लिए एनर्जी कौन देता है, हाँ ये जो ईएमएफ होता है वो उसको एनर्जी देता है, ताकि जाओ वहाँ पर और जाके यहाँ पर करंट डेसिपेट करो, बर्बाद करो, किसमें, रजिस्टर में। अब समझो ये रजिस्टर क्या हो सकता है, ये रजिस्टर बल्ब हो सकता है, बल्ब जलाना है तो बल्ब कैसे जलेगा, इसी टाइप से जलेगा, बल्ब यहाँ जलेगा तो बल्ब जल रहा है क्योंकि अभी चार्ज वहाँ पर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जहाँ पर जैसे ही तुम स्विच ऑफ की वैसे ही उसमें करंट जाना बंद हो गया। ये समझ में आ रहा है ये बात जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छा नया चार्ज नहीं आ रहा है, एक बात और समझना कि ये जो चार्ज ऐसे है वो सर्कुलेट होता जा रहा है लगातार, ये नया चार्ज नहीं है, यही वाला चार्ज जो यहाँ पर था वही ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चार्ज नया नहीं होता है, कंजर्वेशन होता है ना चार्ज का, जितना है उतना ही रहेगा, बस ये जो ईएमएफ होता है वो इस चार्ज को फोर्स करता है ऐसे करके फ्लो करने के लिए, फोर्स नहीं वर्क डन करता है उसके ऊपर।
अब यहां पर देखो क्या लिखा है कि जैसे ये बताओ कि जब करंट ऐसे जाता है बाबू, ध्यान समझना, जब करंट ऐसे जाता है तो यहां पर करंट, इसमें क्या होता है, बर्बाद होता है कुछ करंट। तो जब करंट ऐसे गया तो यहां भी तो करंट फ्लो कर रहा है, यहां पर भी तो करंट ऐसे पास कर रहा है, तो यहां भी कुछ ना कुछ करंट क्या होगा, बर्बाद होगा। लेकिन यहां तो होना नहीं चाहिए क्योंकि यहां पर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं। वही बोल रहे हैं कि यहां भी एक रेजिस्टेंस होता है, जो कौन है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि करंट को यहां भी बर्बाद करता है, लेकिन थोड़ा बर्बाद करता है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ही कम होता है। यहां पर लिख देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत बहुत कम होता है किससे, एक्सटर्नल वाले से। जनरली जो जेन्युइन केस है, जेन्युइन केस जितना भी है उसमें आर बहुत ही छोटा होता है, 0.1 दिखाए थे अभी बना करके, याद करो वो जो था वो 50-40 था, लेकिन वो आर कितना था, स्मॉल आर मात्र 0.9 10 ओम था। तो बहुत कम ना हुआ जी, कहाँ 50-40 और वो कहाँ 10 ओम, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। हालांकि 50-40 नहीं बोलना चाहिए, उसको 90 ही बोलो, क्योंकि ये जब आर लिखते हैं तो इसका मतलब पूरे रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का, तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस तो 90 था, लेकिन इंटरनल कितना था, मात्र 10 था। तो बहुत अंतर होता है, ये बहुत छोटा सा होता है। तो करंट को बहुत छोटा ऑपोजिशन ऑफर करता है, और वो जो छोटा ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है करंट को, उसी को हम लोग नाम इंटरनल, इंटरनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर डूबा हुआ है, उसको देख नहीं सकते हम लोग, या अपने से लगा नहीं सकते हैं, खोल के ऐसे नहीं देख सकते हैं। इसलिए देखो वही बात लिखा है यहाँ पर, देखो क्या, इनसाइड द सेल करंट मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर। ये समझ में आया, लोअर टू हायर, करंट मतलब माइनस से कहां जाता है, प्लस की तरफ। बाकी जाना चाहिए कहां से कहां, प्लस से माइनस, लेकिन प्लस से माइनस कहां जाता है, सेल के बाहर में, और इसके अंदर में क्या होता है, माइनस से प्लस। ये कौन जा रहा है ऐसे करके, ये ऐसे करके कौन जा रहा है, करंट जा रहा है। कौन लेके जा रहा है, ईएमएफ लेके जा रहा है। क्या इस करंट को ऑपोजिशन हो रहा है, हो रहा है। कौन ऑफर कर रहा है ऑपोजिशन, इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि हम ही खाली समझ रहे हैं चल देखा आगे देख, टू, देखो यहाँ पर लिखे ड्यू टू ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ की वजह से ऐसे जाता है ये। ठीक है, कुछ पूछ रही हो, बोलो जल्दी से। क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू के बारे में अभी कहां बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ना, पोटेंशियल एनर्जी का, एनर्जी हम बोल रहे हैं, एनर्जी वो एनर्जी जो करंट को फ्लो करवाए, पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी, वो कहां चलेगी, उसमें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक चार्ज होता है, वो तो अलग ही कहानी होगी। फिर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का कोई बात नहीं करना है, क्योंकि वो स्टैटिक चार्ज के लिए डिफाइंड होता है, यहाँ तो मूविंग चार्ज है, पूरे सर्किट में मूव कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ऑफर्ड, देखो क्या लिखा है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ करंट फ्लोइंग इनसाइड द सेल। मतलब जो करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, ये ऐसे जाना चाह रहा है ना, तो ऐसे तो जा रहा है, लेकिन इसका रास्ता में रुकावट कौन इधर पैदा कर रहा है, ये छोटा वाला इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, इनसाइड द सेल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव जब करंट जाना चाह रहा है तो उसमें जो कष्ट उसको झेलना पड़ रहा है, उसी कष्ट को बोल रहे हैं स्मॉल आर, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, जिसका वैल्यू बहुत छोटा होता है। अब ये सब सारा थ्योरी है, अब हम लोग इसको फॉर्मूला से देखेंगे, V = E - IR जो लिखे थे उससे थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, चलो एक बात समझना कि यहाँ पर अभी जो हम लोग अभी तक जहाँ तक पढ़े हम लोग, ये समझ में आया कि इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर होता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोग से कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आ किस वजह से रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रोड की वजह से, किसके वजह से आ रहा है बताओ। करंट मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, ये कौन सा है, ये इसको प्लस ही लेना है इसको, है हाँ बिल्कुल, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है ना इसके अंदर, मतलब इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डूबा हुआ है, उसी के कारण क्या बनता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब तुम ये बोलोगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उसके वजह से होता है। यहाँ तक समझ गए हो ना। अच्छा, ये इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों को, इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं ना इसको। और ये जो होता है इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, दोनों अलग अलग चीज़ है, इलेक्ट्रोलाइट। अब समझना, अगर तुम ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगी, कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसके अंदर जो आयंस होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दोगी, मतलब इलेक्ट्रोलाइट को ज्यादा स्ट्रांग बना दोगी। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का मतलब कि ज्यादा स्ट्रांग बना रही हो, तो उससे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा उतना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू। देखो हम लोग ये सोचेंगे ना कि आखिर ये आर डिसाइड कैसे हो रहा है। जैसे जो बाहर में लगाते हैं बाबू, ये वाला, ये जो बाहर में लगाते हैं बड़ा सा एक्सटर्नल, ये तो हम लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन ये आर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, स्मॉल आर नहीं। ये तो अपने आप डिपेंड कर रहा है कि इसके अंदर सॉल्यूशन कौन सा है, उसके हिसाब से डिसाइड हो रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो स्मॉल आर है वो भी हम ही लोग डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन कैसे डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उससे डिसाइड कर रहे हैं। क्लियर है, मतलब बैटरी किस टाइप का है उससे डिसाइड हो रहा है, बैटरी मैकेनिज्म वहां पर क्या हो रहा है उससे डिसाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन, ये समझोगे ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, इलेक्ट्रोड्स नहीं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड्स का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी होगा, इलेक्ट्रोड्स तो ये दो मोटा मोटा लोहा डुबा रहे हैं उसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरा और भी बहुत सारा फैक्टर होता है। जैसे अगर तुम
एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स को इंक्रीज कर दो। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोड्स, मतलब इसको चौड़ा कर दो, इसको चौड़ा कर दो। तो चौड़ा करने से जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू घट जाएगा। जो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली। अब बोलोगी सर ऐसा कैसे, तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जैसे इसको हम लोग चौड़ा कर रहे हैं तो चौड़ा करने से जो आर का वैल्यू है वो बढ़ रहा है। ठीक है, चौड़ा करने से मतलब कि इसको बढ़ाएं, इसका एरिया को, तो एरिया को बढ़ाने से जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम हो गया। अब क्यों होता है ऐसा, तो वो फिजिक्स में उतना डिटेल में इसके बारे में नहीं जानना है, ये तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगी कि आखिर इसको चौड़ा करने से पतला करने से क्या होता है। चैप्टर ही है ना, ये क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, पढ़ ली उसमें तो पता चला कि नहीं पढ़ रही हो। अच्छा ठीक है, तो ये याद रखने का चीज़ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग अब और 2-3 पॉइंट है कि अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को कम कर दे, समझो इन दोनों के बीच का दूरी को बढ़ा देंगे तो क्या असर पड़ेगा। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, लिखो पहले इसको। तो अब हम लोग बात करेंगे कि डिस्टेंस, जैसे ये दोनों को इलेक्ट्रोलाइट के बीच का डिस्टेंस हम ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट नहीं सॉरी इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम ले रहे हैं डी। तो अगर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस डी है और इस डी को अगर हम बढ़ाएंगे, है ना, डिस्टेंस को अगर हम बढ़ाएंगे तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया ये, कितना पॉइंट हुआ, 3 हुआ ना, कितना हुआ 3। तो इसको अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं डिस्टेंस को दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का, तो आर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये डी समझ में आ रहा है ना, व्हाट इज डी, डी का मतलब डिस्टेंस, हाँ, बिटवीन इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, उसको बढ़ाने से जो आर है वो भी बढ़ जाएगा। बढ़ेगा क्यों, क्योंकि इसको ऐसे बढ़ाने से ये और फैल जाएगा। समझो मेरा बात, क्यों बढ़ेगा समझना, ये ऐसे और फैल जाएगा ना, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा, देखो यहाँ पर बना रहे हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये इस टाइप का, ये डिस्टेंस, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब जो करंट है जो कि यहां से यहां फ्लो कर रहा था उसको ज्यादा देर तक यहां फ्लो करना पड़ेगा, ज्यादा देर तक फ्लो करेगा तो ज्यादा ऑपोजिशन ऑफर होगा। ठीक है, लेकिन अच्छा ये मत सोचना, ये मत सोचना कि ज्यादा देर तक फ्लो कर रहा है, सर ये बोल रहे हैं कि बड़ा है इसलिए बढ़ गया, वो मत सोचना। मेरा मतलब ये है ना कि उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, समझो आर का वैल्यू कांस्टेंट होता है, आर का वैल्यू कांस्टेंट होता है। तुम एक बार इसको दूरी बढ़ा दी तो दूरी बढ़ा ही रहेगा, ये नहीं कि फिर थोड़ा सा ही ऐसे कर दी, वैसा नहीं होगा बाबू। इसका तुम देरी ऐसे बढ़ा ली तो इसका मान लो आर का वैल्यू हो गया, आर का वैल्यू हो गया 10 ओम, तो 10 ओम ही रहेगा, ये नहीं कि तुम उसको और ऐसे करके बढ़ा लोगी बाद में, वैसा नहीं होता है। एक बार बैटरी बन गया तो बन गया, इलेक्ट्रोलाइट दूर में है तो दूर में ही रहेगा, उसको तुम ऐसे पास और ऐसे नहीं कर सकती, मजाक नहीं चल रहा है बाबू। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग 4th पॉइंट पे। एक और चीज यहां पर देखो, अभी हम बताए थे तुमको कि इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगी, इसका 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 किसका, इलेक्ट्रोड का नहीं, इलेक्ट्रोलाइट का। तो इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का डाल रही हो ये भी तो जरूरी है, NaCl डाल रही हो कि और पता नहीं क्या क्या होता है, CuSO4 डाल रही हो, उस पर भी तो डिपेंड करता है ना। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का नहीं होता है यार, हम ऐसा ही भाई जेई मेंस का हम भी एग्जाम दिए। देखो तो ये 4th वाला क्या है कि डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सही है ये, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि किस टाइप का, कौन सा तुम यहां पर डाल रही हो इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट अगर वो इलेक्ट्रोलाइट डालोगी जो डालने के बाद एकदम हाईली डिसोसिएट हो जाता है, हाईली खुल जाता है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वो और क्या करेगा, इसका बढ़ा देगा, बढ़ा देगा, कम कैसे कर देगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया ना, हाईली डिसॉल्व हो गया तो वो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गया उसका। ठीक है, ये समझ में आया यहां तक 4th पॉइंट। चलो इसको लिखो जल्दी से। अगर तुम ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का टेम्परेचर को घटा देती हो, टेम्परेचर घटाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है, अब उसके बारे में हम नहीं जा रहे, बस टेम्परेचर घटेगा तो आर बढ़ जाएगा, ये रट लो, इसका एक्सप्लेनेशन को कोई जरूरत नहीं, टेम्परेचर घटेगा तो आर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब समझना ये 6th नंबर समझना जरूरी बात। देखो अगर तुम एक न्यू सेल लेके आती हो, न्यू सेल, नया सेल, एकदम नया बैटरी लेके आती हो, तो नया बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है बहुत ही कम होता है। नया सेल लेके आई हो तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। लेकिन अगर तुम किसी सेल को, किसी बैटरी को लगातार यूज कर चुकी हो एकदम घंटों घंटों तक, तो घंटों घंटों तक यूज करने से क्या होगा कि उसका जो करंट होगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा, लगातार सेल को यूज करोगी तो कम होगा, कम होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू उसका बढ़ जाएगा। तो फॉर लॉन्ग टाइम अगर यूज करोगी, फॉर लॉन्ग टाइम किसको यूज करोगी, दिमाग नहीं, सेल 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 को बहुत, सेल मतलब ये दोनों सेल, इसी को बोल रहे हैं, यही दोनों को, ये बड़ा लकीर और ये छोटका लकीर, उसी को ऐसे दिखाते हैं ना, इसे करके, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो यहां पर फॉर लॉन्ग टाइम यूज करोगे तो जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, मतलब करंट का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा, करंट का ऑपोजिशन वो ज्यादा करेगा। तो समझ में आ गया, ये सब थ्योरेटिकल बात है। ठीक है, इसको लिख लो। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा बैटरी को यूज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, लेकिन कोई और फैक्टर होगा जिसकी वजह से ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है,
अब इसमें कह रहा है, अब उसका रीजन के पीछे नहीं जाना है क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है ना। अब तुम इसका भी रीजन लिखवाने लगे तब तो पता चला भाई इंटरनल रेजिस्टेंस में 1 घंटा का लेक्चर हो गया। ठीक है, लिख लो। हम जा सकते थे इसके बारे में डिटेल में, ये भी समझा सकते थे ये सारा, लेकिन उतना डिटेल में जाने से कोई फायदा तुम्हारा नहीं है, इसलिए नहीं जा रहे। ठीक है, चलो लिखो इसको। अच्छा, बहुत लोग पूछता है पढ़ाते समय ऑफलाइन क्लास में, सर ये इंटरनल रेजिस्टेंस का असल जीवन में क्या काम है? असल जीवन में यही काम है कि तुम्हारा नीट का एग्जाम होगा या जेई का एग्जाम होगा या बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें बाबू इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन बनाओ, मार्क्स लाओ। चलो ठीक है, समझ में आ गया एप्लीकेशन इसका? ठीक है, यही एप्लीकेशन है। अब देखो हम लोग का लास्ट बचा टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज को किससे डिनोट करते हैं? ऐसे करके घुमा के वी लिखा रहता है, या फिर तुम इसको सिंपल भी ऐसे वी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। ठीक है, अब ये क्या है भैया? ये तभी से वही तो पढ़ा रहे हैं कि जैसे ये रजिस्टर है और इसमें यहाँ पर एक बैटरी है, इस बैटरी का ईएमएफ कितना है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट नहीं, कितना था? कितना लिखवाए थे? 100 वोल्ट ना, 100 वोल्ट। तो यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में ये 90 था और ये कितना था? 0 वोल्ट। तो ये 90 और 0 को माइनस करके कितना आएगा पोटेंशियल? 90 वोल्ट आएगा। तो जो 90 वोल्ट आ रहा है, 90 वोल्ट किसके बीच में है सानिया? ये जो 90 वोल्ट है किसके बीच में? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। तो मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट, उसका जो वो टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल होता है या फिर दो टर्मिनल्स के बीच का जो वोल्टेज होता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या फिर टर्मिनल वोल्टेज, जो कि सेल के बाहर होता है, अंदर में नहीं। अंदर में कौन होता है? ईएमएफ। तो यहां पर लिखते हैं इसके बारे द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference between the potential difference between terminals of cell when terminal of cell, दो पोटेंशियल डिफरेंस ये सेल के टर्मिनल के बीच में होगा। मतलब मान लो एक यहाँ पर, या फिर इससे थोड़ा दूर भी ले सकते हो, यहाँ पर और एक यहाँ पर, इन दोनों के बीच का जो रहेगा उसको बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब इसको वी से डिनोट कर रहे हैं। अब जरा एक बड़ा जरूरी बात समझना। चलो देखो यहाँ पर करते हैं वो जरूरी बात, जितना पढ़ाई हुआ उसके उससे रिलेटेड जरूरी बात याद करो। जो सर्किट हम बनवाए थे तुम लोग को, यहीं पर बना देते हैं। चलो यहीं पर बना देते हैं। ये कितना था बाबू? 50 ओम। ये कितना था? 40 ओम। और यहाँ पर क्या था? एक इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू कितना था? 10 ओम। ठीक है, अब देखना ध्यान से, जरा ध्यान से देखना। ओम्स तो अभी नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, रिलेशन डायरेक्ट मालूम चलेगा किसके बीच में। यहाँ पर जो वोल्टेज है ना, V है यहाँ का वोल्टेज, और यहाँ कितना है? 0। ठीक है, और ये V का वैल्यू तुमको तभी से कितना बताया जा रहा है? 90 बताया था ना, याद करो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये यहाँ लिखा है भी 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू सॉरी V इज इक्वल्स टू E माइनस आई स्मॉल r। ये क्या है? व्हाट इज दिस? स्मॉल r। देखो तो सारा बात इसमें सही बैठ रहा है। V का वैल्यू कितना बताए हैं? 90 बताए हैं। E का वैल्यू कितना बताए हैं? 100 बताए हैं। करंट इसमें से कितना फ्लो कर रहा है बताएं? करंट निकाले थे, याद करो। असली जो करंट होना चाहिए 1.1 आ रहा था, 1.1 नहीं होगा क्योंकि उसमें से 0.1 कौन खा रहा है? ये खा रहा है R। अब R कहाँ रहता है? अंदर होता है, इलेक्ट्रो सब पता है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये I को तुम डालोगी 1 एम्पियर, और इंटरनल कितना वैल्यू दिया है? 10। यहाँ से देखो 90 वोल्ट आ रहा है साफ साफ। 90 इक्वल टू 100 माइनस 10, यानी कि कितना आ रहा है? V का वैल्यू कितना आ रहा है? 90 वोल्ट। साफिया समझ में आया ये जो बताया गया? ये फॉर्मूला सही है कि नहीं बताओ? बिल्कुल सही है। V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। इससे सारा बात सही हो रहा है। जहां पर V का मतलब क्या है? वेयर V स्टैंड्स फॉर टर्मिनल वोल्टेज, E स्टैंड्स फॉर EMF ऑफ द सेल। EMF ऑफ द सेल, इसलिए EMF को सेल का बोलते हैं। और I करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और R क्या है? इसके भी अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर मान लो ये IR 0 हो गया, मान लो ये R 0 हो गया, अगर R को हम लोग 0 ले लें, चलो इसके बारे में अभी बात करेंगे। R को 0 लेने पे तुम लोग खुद देखो क्या होगा, जरा देखना। R को 0 ले लोगी मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस को तुम इग्नोर कर दोगी, तो V का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? वही 10th वाला बात। 10th में R को 0 लेते थे, और याद करो व्हीटस्टोन ब्रिज में भी बताए थे कि R को 0 लेना, तो R को 0 लेने से V और E एक ही हो जाएगा, तो R का झमेला ही खत्म हो जाएगा। मेरा सारा आंसर सही आएगा। हम कंफ्यूज ही नहीं हुए इस बात में कि ये हमको क्या दिया हुआ है। जब ये यहाँ पर करंट कितना होगा, सॉरी जब R कितना होगा? 0। तो वही चीज हम लोग उसमें कर रहे थे। किसमें? व्हीटस्टोन ब्रिज में, ताकि R का कोई झमेला ना आए, सारा कैलकुलेशन सही रहे यूजिंग ओम्स लॉ। याद करो उसमें ओम्स लॉ भी यूज हो रहा था ना, I इक्वल टू V बाई R। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ से अभी और भी हम लोग फॉर्मुलाज निकालेंगे। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज भी, इसको लिखो। इसके ऊपर पहले एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद फिर और इसके ऊपर फॉर्मुला लिखवाएंगे, इसी के ऊपर, ए वाले के ऊपर। और भी अलग अलग टाइप से इसको समझते हैं हम लोग।
ठीक है। देखो इसमें पहले क्या बोला है कि एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट, ठीक है। तो बैटरी का ईएमएफ 12 वोल्ट, उसके बाद फिर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ यानी कि आर 2 ओम। फिर हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन लेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक का है, जो कि जबरदस्त कॉन्सेप्ट देगा, लेकिन उससे पहले कुछ और छोटा मोटा चीज़ें जो पढ़ना है, उसके बाद वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेंगे। उसमें बहुत अच्छा समझाया है, मतलब वो क्वेश्चन के ऊपर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें बोला है कि इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, और ये क्या दिया है 4 ओम, ये आर दिया है ना एक्सटर्नल, यानी कि जिसका वैल्यू कितना है 4 ओम, ठीक है। अब तुमको बोला है कि ये जो वोल्ट मीटर है इसको अभी हम लोग कहाँ कनेक्ट किए हैं, बैटरी में। तो वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्टेज मेजर करना। तो बैटरी पे कनेक्ट करने पे जो ये वोल्टेज मेजर करेगा, वही सेम वोल्टेज ये यहाँ रजिस्टर के अक्रॉस भी मेजर करेगा। और कौन सा वोल्टेज मेजर करता है, ये टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, ये वोल्टमीटर का काम होता है वी मेजर करना, टर्मिनल वोल्टेज, ना कि ईएमएफ। ईएमएफ तो दिया ही रहता है। ईएमएफ कितना दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 12 वोल्ट ईएमएफ दिया हुआ है। तो हम लोग ओम्स लॉ जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है आई आर। तो अगर हमको करंट ये V निकालना है तो उसको V ही निकालना है हमको। तो करंट कितना लिखोगी, करंट दिया है इसमें, करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट निकालने के लिए क्या करोगी, रुको एक मिनट। करंट निकालने के लिए बताए थे E बाई आर प्लस आर, यही फॉर्मूला बताए थे। अगर सही करंट का वैल्यू निकालना है तो, बाकी गलत निकालना है तो तुम ये आर को इग्नोर कर सकती हो, ठीक है। तो ये E का वैल्यू है 12, बाकी कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 4 है ना, और इसका वैल्यू कितना है 2 स्मॉलर का। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12/6 यानी कि 2 एम्पियर, ठीक है 2 एम्पियर आएगा। तो यहाँ पर फिर ये जो तुम करंट है उसको डालोगे 2, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 8 वोल्ट, बिल्कुल सही। अब हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं उससे निकालते हैं, ये तो ऐसे डायरेक्ट निकला ना, यूजिंग द फॉर्मूला निकालते हैं। तो अब देखो अगर तुम यहाँ पर यहाँ पर ओम्स लॉ डायरेक्ट यूज करती तो गलत आता। ये जो करंट तुम यहाँ पर डाली, ये करंट कैसे डाली, स्मॉल आर को इंक्लूड करके, इसलिए तुम्हारा आंसर सही आ रहा है। तो जब भी स्मॉल आर रहे सर्किट में, रहे तब बोल रहे हैं, तब ये कॉन्सेप्ट लगाना, नहीं तो मत लगाना, नहीं तो वैसे ही निकालना जिससे पहले करती थी, ठीक है। तो अभी हम लोग ये यूज करेंगे V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। अच्छा यहाँ पर ये बताओ, हाँ ई माइनस, हाँ सॉरी ये बहुत बड़ी गलती, यहाँ पर क्या होना चाहिए स्मॉल आर। तो ई का वैल्यू कितना डालेंगे हम लोग, ई का वैल्यू दिया हुआ है सवाल में 12 वोल्ट, माइनस करंट हम लोग निकाले 2 एम्पियर, और स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर है 2। तो ये कितना आ जाएगा फिर से घूम के 4, ये 8 वोल्ट आएगा, क्योंकि 12 माइनस 4 होता है 8, तो 8 वोल्ट आया, ठीक है। तो ऐसे भी 8 वोल्ट आ रहा है, ऐसे भी 8 वोल्ट आ रहा है। तो इस फॉर्मूला से भी करोगी तुम, ओम्स लॉ भी सही है, ओम्स लॉ गलत नहीं है, लेकिन ओम्स लॉ का में जो करंट लेती हो, वो करंट जब लोगी तो ये करंट इसमें भी तो जा रहा है ना, क्योंकि इस सर्किट में देखो तुम, इस वाले बैटरी के बगल में यहाँ क्या लगा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसका भी तो लोगी ना रेजिस्टेंस 2 ओम। अच्छा ये 2 और 4 को प्लस क्यों कर रहे हैं, नहीं यहाँ पर तो रेजिस्टर भी, ये तो यहाँ पर तो ये भी वोल्ट मीटर भी है, तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर 0। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है बाबू, आईआईटी में बहुत सारा क्वेश्चन आया है, क्योंकि इसका अगर रेजिस्टेंस हो गया तब तो फिर ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा ना, तब इसका पैरेलल से जो आंसर आएगा उसको इसके साथ जोड़ोगी, नहीं समझी। अभी तुम इसको डायरेक्ट जोड़ रही हो ना, 2+4 डायरेक्ट कर रही हो, लेकिन 2+4 नहीं कर पाओगे अगर इसका भी रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ। समझ में आया मेरा बात, क्या समझ। तो आईआईटी में बहुत सारा क्वेश्चन आया है जिसमें कि ये इसका भी वैल्यू दिया रहता है, और छोटा मोटा नहीं दिया रहता, बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू देता है इसका, ये वोल्ट मीटर का, तो वो रियल वाला वोल्ट मीटर होता है। और यहाँ वो वोल्ट मीटर है जो कि आइडियल है। तुम बोलोगे हमको कैसे मालूम चलेगा कब रियल कब आइडियल, तो सवाल में लिखा रहेगा। यहाँ पर कुछ बताया नहीं वोल्ट मीटर के बारे में, मतलब उसका रेजिस्टेंस कितना मानना है 0। क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो अब हम लोग आगे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। और देखो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले ये अभी पढ़े थे हम लोग, देखो यहाँ पर सर्किट एक डायग्राम बना रहे हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ना है कि हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े ना बाबू, ये ई वी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, उसी से रिलेटेड कुछ और भी कुछ चीज़ पढ़ना है। क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक सर्किट है, इसमें एक रजिस्टर लगा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक बैटरी है, और ये बैटरी के बगल में लगा है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉइंट हम ए ले रहे हैं, ये पॉइंट बी ले रहे हैं। अब तो अब लिखेंगे ना तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जितना आप कॉन्सेप्ट लिखने वाले हैं अब तुमको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुम स्मॉल आर के बारे में भी समझ चुकी हो, कैपिटल आर सब समझ चुकी हो। तो इसको हम लेंगे कैपिटल आर, इसको लेंगे स्मॉल आर, इसको हम लेंगे ई ईएमएफ, ठीक है। अभी एक बात पे ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है तुमको ये वाला पार्ट, ये पार्ट किसके बारे में बता रहा है, ईएमएफ के बारे में। और ये ए और बी पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होने वाला है वो किसको बताएगा, वो ईएमएफ को नहीं बताएगा, है ना, वो टर्मिनल वोल्टेज को बताएगा। तो जब तुम ईएमएफ के बारे लिखोगी तो क्या लिखोगी ईएमएफ के बारे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर भी तो एक वोल्टेज होगा, देखो यहाँ तुम वोल्टेज को ऐसे लिखोगी वी ए बी प्लस वी। अब ये वी वोल्टेज किसका है, देखो
एक बात समझो कि मेरे पास जितना भी सर्किट एलिमेंट होता है, सर्किट में जो भी चीज होता है, हर चीज का अपना अपना वोल्टेज होता है। तो जैसे ये जो ईएमएफ है, ये ईएमएफ यहां पर एक वोल्टेज दे रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ए बी। मतलब यहां जो वोल्टेज दे रहा है उसको लिख रहे हैं हम लोग वी ए बी। यहां पर जो भी आएगा इस पूरे सर्किट में, इस जगह को छोड़ के जो भी आएगा उसको वोल्टेज कितना जाएगा, वी ए बी। अब यहां पर देखो इसको भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, इसका तो वोल्टेज अभी नहीं लिखे, ए और बी में खाली कौन आ रहा है, ये वाला, ये तो छूट जा रहा है, तो इसका भी तो वोल्टेज लेना पड़ेगा। वही तो हम लोग 10th क्लास में जीरो लेते थे इसका वोल्टेज। 10th क्लास में ये जो वोल्टेज होता था ना, ये वाले का इंटरनल का, V इज इक्वल्स टू आई आर, लिखोगे इसका फॉर्मूला। अरे भाई समझो, यहां से जो करंट फ्लो ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, यही करंट इसमें भी जाएगा ना, तो इसका भी अगर तुम वोल्टेज निकालोगी तो कैपिटल आई इंटू स्मॉल आर लिखोगी, इसका रेजिस्टेंस क्योंकि स्मॉल आर, ठीक है। तो इसका वोल्टेज को हम लोग V लिख लिए, तो इन दोनों वोल्टेज को जोड़ोगे तब क्या आएगा, ईएमएफ। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब यहां पर तो मतलब कि ईएमएफ का बारे एक और बात मालूम चला कि जो ईएमएफ होता है वो पूरे वोल्टेजेस का, हर ब्रांच का वोल्टेज का सम होता है। ऐसा क्यों बोलते थे, अभी क्लियर हुआ, टोटल वोल्टेज होता है ईएमएफ, अभी इससे मालूम चला, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये तुम फॉर्मूला पढ़ी थी अभी, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, एक नया फॉर्मूला निकालेंगे, ई माइनस आई आर, ये पढ़ी थी फॉर्मूला, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये कैसे आया मालूम चल रहा है, देखो इसी से आया, ठीक से देखो, इसी से आया है। यहां से तुम निकालो वी ए बी, ये कौन सा वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। और ये जो है अभी हम लोग को देखो ये बताएगी, ये कौन सा, ये क्या है बाबू, कौन किसका करंट है, ये क्या है, मतलब ये है क्या, व्हाट इज दिस, करंट और रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है रे भिखारी आदमी, ये वोल्टेज है, वोल्टेज है ये भी, V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज है वो, करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, वोल्टेज है ये भी। तो यहां से तुम देखो वही सेम चीज, देखो यहां से क्या लिखोगी उसको, V, इसको क्या लिखोगी, ए बी इक्वल्स टू, यहां पर E और ये माइनस, ये आई आर, क्या आई आर का मतलब, आई आर का मतलब, आई आर का मतलब, आई आर का मतलब, आई आर का मतलब V, तो आई आर का मतलब V, ठीक है। तो यहां से देखो फिर से वही चीज घूम के आ रहा है, फिर से वही चीज घूम के आ रहा है कि E बराबर क्या हो रहा है, V इधर जाएगा तो वी ए बी प्लस V। तो ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, कहां से सोच आया मालूम चला, इसका ये छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन हालांकि अंडरस्टैंडिंग वाला है, समझ में आ रहा है। इसका डेरिवेशन करने का एक और तरीका है यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, लेकिन वो सब टाइम पास है, एग्जाम में भी कभी नहीं आता है, तुमको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ नहीं सॉरी, पोटेंशियल मेथड से होगा, पोटेंशियल मेथड सिखाया था ना, ए से चलो बी तक जाओ, वो सब ठीक है, खैर वो सब करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे सिंपल समझ सकती हो उसका डेरिवेशन। अब हम लोग एक और नया फॉर्मूला निकालने वाले हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर चलो साइड में करते हैं, इधर इधर बता रहे हैं, ठीक है, एक नया फार्मूला, न्यू फार्मूला, इसी से रिलेटेड एक नया फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है। उस तरफ दिख रहा है, दिख रहा है। तो नया फार्मूला ये होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम लिखियो V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। चलो अभी हम लोग को ये बताएगी कि ये V के लिए हम क्या लिखेंगे, V का फॉर्मूला क्या होगा, आई आर। तो कौन सा I तो रहेगा, R कौन सा रहेगा, ये वाला, अरे ये V का, ये टर्मिनल वोल्टेज के लिए ये R है ना, तो ये R होगा, ठीक है। अब ये देखो तुमको ये पहले से मालूम है, और यहाँ भी तो वही V है, ये भी तो वही V है, तो मतलब तुम यहाँ पर V को एक और क्या लिखोगी, E माइनस आई स्मॉल आर। तो ये दोनों एक ही चीज है, तो यहाँ पर इस V की जगह क्या लिख सकती हो, आई आर लिख सकती हो, इस V की जगह क्या लिख सकती हो, सॉरी इस V की जगह क्या लिख सकती हो, आई आर इक्वल्स टू क्या होगा, E माइनस आई आर। कोई दिक्कत। अब यहाँ से तुम ये आई आर को इधर भेज दो, तो ये आई आर को इधर भेजोगे तो आई आर प्लस आई आर इक्वल्स टू ई, तो यहाँ से I कॉमन जाएगा, तो यहाँ से जब I कॉमन लोगी तो क्या होगा, R प्लस आर इक्वल्स टू ई। तो यहाँ से EMF का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, I बाई आर प्लस आर। ये देखो यही फॉर्मूला तभी से पढ़ाया जा रहा है? देखो वहीं से आ गया फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, अंदाजी नहीं लिखवाया जा रहा है कि अगर आपको ई निकालना है, एक मिनट गड़बड़ी लिखा क्या, गड़बड़ी लिख दिए, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से आई निकालोगी तो आई निकालोगी तो होगा ई बाई आर प्लस आर। अगर आपको करंट निकालना है तो करंट निकालने के लिए टोटल वोल्टेज लीजिए, टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस। कैसे मालूम चला, ये रहा डेरिवेशन, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। चलो इसको लिख लो, ये फॉर्मूला तो पहले से ही याद है ना। अब एक और नया फॉर्मूला निकालना है, छोटा सा ही है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। यहाँ पर तो देखो करंट आ रहा है ना, अगर मान लो तुमको कभी करंट ना दिया रहे, करंट दिया ही नहीं रहा है, तब इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगी, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो बताते हैं, ठीक है। लिखो इसको, खाली इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए विदाउट द हेल्प ऑफ करंट, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, लिखो उसको। एक चीज देखना जरा यहाँ पर, अभी जो हम लोग फॉर्मूलाज पढ़े थे, कॉन्सेप्ट चल रहा है, हाँ, अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे वो अभी एक निकला हम लोग का, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करेंगे, और हम लोग अभी जानते हैं कि V का वैल्यू क्या होता है, आई आर। अभी एक और फॉर्मूला निकाल रहे हैं, उसके बाद और डिटेल में इसी के बारे में बात करना है, यही सब के बारे में। तो यहाँ आई आर जब पुट करोगे यहाँ पर तो होगा आई आर इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये हम लोग यहाँ पर R निकालना चाहते हैं, तो अगर R निकालना चाहते हैं तो इसको इधर ले आओ,
तो आई आर इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर होगा। क्या किए हम लोग, इसको इधर ले गए और इसको उधर भेज दिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम ये निकालोगी आर, तो आर को लिखोगी ई माइनस आई आर अपॉन आई, ठीक है। कुछ गड़बड़ी हो रहा है क्या? v इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, वी की जगह हम लोग डाले आई आर, ठीक है। अभी यहाँ से एक काम करते हैं, एक मिनट, यहाँ से एक काम करते हैं कि ये e का वैल्यू क्या डाल सकते हैं, e के बारे में सोचना है। e का मतलब क्या होता है, व्हाट इज e? e को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, और ईएमएफ निकालने के लिए क्या करती हो, करंट इनटू रेजिस्टेंस, यही होता है ना। ईएमएफ इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर तुम लिख सकती हो आई आर इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आर माइनस आई आर, ऐसे लिख सकती हो, ठीक है। तो यहाँ से आई कॉमन जाएगा सब में से, तो आर हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ से आई कॉमन जाएगा तो होगा आर प्लस आर माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ से ये आई आई कैंसिल, और अरे रे रुको 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 रुको, एक मिनट कुछ गड़बड़ी हो रहा है रुक जा एक मिनट। नहीं, हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला निकालेंगे ना वो सिर्फ आर के टर्म में, सिर्फ आर होगा उसमें, है ना। सिर्फ आर होना चाहिए, आई नहीं होना चाहिए, आई हट जाना चाहिए। कहाँ कहाँ आर प्लस आर, v इज इक्वल्स टू आई आर, पाउज नहीं, वो थोड़ा गड़बड़ी, वो कोई दिक्कत नहीं, उससे डेरिवेशन में इधर उधर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मतलब इधर उधर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि डेरिवेशन याद रखना ना रखना उतना जरूरी नहीं है, मेन तुम्हारा होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर v इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, और ये v का वैल्यू कितना दिया है, आई आर। अगर हम लोग यहाँ पर ये सिर्फ r निकाले इस इक्वेशन से, तो सिर्फ इस इक्वेशन से r कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा v, इसको ऐसे लिखो, देखो आई आर इज इक्वल्स टू ई माइनस वी, ऐसे लिख सकते हो। ये ई को इधर दो और वी को उधर भेज दो, तो माइनस वी हो जाएगा, आई आर उधर चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर तुम आर निकालोगे तो लिखोगी ई माइनस वी बाई आई, ऐसे लिखोगी। और तुमको आई का फॉर्मूला यहाँ से अगर निकालोगी, यहाँ से आई का फॉर्मूला, तो आई इक्वल टू क्या मिलेगा, वी बाई आर। तो जहाँ पर तुमको आई दिख रहा है वहाँ पर क्या डाल दो, वी बाई आर। तो आई यहाँ पर रहने देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। आई को हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर वी बाई आर। तो ये आर कहाँ जाएगा, ऊपर। तो हमको जो स्मॉल आर का वैल्यू मिलेगा, नया स्मॉल आर का नया फॉर्मूला मिलेगा, वो मिलेगा ई माइनस वी बाई वी, और ये आर कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो ये आर को ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू ई बाई वी माइनस वन इंटू आर, क्योंकि यहाँ पर ये वी कैल्शियम लोगी तो वापस वही आएगा। तो चाहे ये याद रखो चाहे ये याद रखो, ठीक है। जब करंट नहीं दिया रहा है तो तुम इसको डायरेक्टली यूज करके और सॉल्व कर सकती हो, वी और ये सब दिया रहा है, करंट ना दिया रहा है, ठीक है। लिख लो इसको भी, तो ये याद रखना है क्या। तो इसको ना, इसको एक चीज बुक में इसका नाम लिखा रहता है इस वाले का, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कैपिटल वी, ऐसे लिखा रहता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और ये सब के बीच में क्या रिलेशन होता है, एक्सटर्नल भी आएगा। ये सबको मिला के एक फॉर्मूला ये मिलता है ना, तो ये रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। एक चीज कंफ्यूज मत होना, यहां पर जैसे हम लिखे ना आई इक्वल टू वी बाई आर, तो ये जो वी लिखे हैं वो कौन सा वी है, ये जो V लिखे हैं ये कौन सा V है, टर्मिनल वोल्टेज। इसका V मत समझ लेना, ये जो V है ये VAB है, ठीक है। ये वाला VAB है, देखो यहाँ से भी साफ साफ दिख रहा है, VAB है ये वाला टर्मिनल वोल्टेज। इसका वोल्टेज नहीं है बाबू, इसका वोल्टेज तो कुछ और निकलेगा। इसका वोल्टेज निकालोगे तो स्मॉल आई इंटू आर होगा, तो इसका वोल्टेज स्मॉल आई इंटू आर वो तो यहाँ लिखा ही हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात ना, मिलाना मत। टर्मिनल वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस के पास होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के पास नहीं होता है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेल के अंदर होता है, उसके पास अलग टर्मिनल वोल्टेज होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, नहीं सही गलत नहीं, सब सही होगा यार ऑब्वियसली। देखो यहाँ पर अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आया। अभी हम लोग को थोड़ा स्पेशल केस देखना है, थोड़ा नहीं पूरा ही देखना है, थोड़ा काहे देखोगी, स्पेशल केस। स्पेशल केस के अंदर हम लोग को ये डिस्कस करना है कि जो ईएमएफ और वी होता है, ईएमएफ और वी मतलब ईएमएफ समझ रही हो ना पूरा सर्किट का, और ये जो वी लिख रहे हैं ये कौन सा वी है। हाँ, हमेशा उसको टर्मिनल वोल्टेज समझना, हमेशा जब भी वी लिखा रहा है तो उसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज समझना है तुमको, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज मतलब कि जिसको हम लोग किससे दिखा रहे थे, VAB से, ठीक है, उसी को भी बोलना। अब देखो अभी हम लोग ये जानते हैं कि जैसे हम लोग पहला पॉइंट का बात करते हैं कि जिसमें हम ये मान रहे हैं कि करंट जो है वो सर्किट में जीरो है, मतलब करंट का फ्लो सर्किट में एक भी नहीं है।
तो जैसे ही, अच्छा तुम जब नया बैटरी खरीद के ला, जैसे मान लो तुम मार्केट गई बैटरी खरीदी, बैटरी खरीदने के, बैटरी जब खरीदती हो उस वक्त तो उसमें करंट फ्लो नहीं करता है, बैटरी लाके कनेक्ट करती हो उस वक्त करंट फ्लो करना शुरू होता है। अच्छा एक बात तो तुमको इस फॉर्मूला से एकदम साफ साफ दिख रहा होगा कि V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, मतलब ये जो E होगा वो पक्का ज्यादा होगा किससे, V से, क्योंकि E से ही कौन आया है, ऐसा भी बोलना बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको इधर भेजोगे तो प्लस होगा, तो इससे मालूम चलेगा कि इसी से ये दोनों बना है, अरे इसी से ये दोनों बना है, सही है ना, ठीक है। तो अभी जब करंट को हम लोग जीरो ले लेंगे, तो करंट को जीरो लेने का मतलब क्या है, करंट को जीरो लेने का मतलब है कि ये टर्म मर जाएगा, तो बचेगा क्या, V इज इक्वल्स टू ई, मतलब कि जब करंट सर्किट में एक भी फ्लो नहीं करता है तो टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो EMF के बराबर होता है। इसका मतलब आया समझ में? अच्छा 10th में हम लोग क्या करते थे, इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर करते थे, ऐसे भी समझ सकती हो, 10th में इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर करते थे, इसीलिए 10th में हम लोग के लिए EMF और V क्या था, सेम था, क्योंकि हम लोग उस समय इंटरनल का बात ही नहीं करते थे, क्योंकि उसका वैल्यू बहुत छोटा होता था। यहाँ तक ठीक है। अब दूसरा बात देखो, दूसरा बात हम ये मान रहे हैं कि करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। अच्छा तुम एक बात साफ साफ याद रखना कि जब सर्किट में करंट फ्लो करे उस वक्त हम बात करेंगे सिर्फ V का, लेकिन जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं करे तो V और E सेम बात होगा, कोई अलग चीज नहीं होगा, सेम चीज होगा जब करंट फ्लो नहीं करेगा तब। तो करंट अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि जीरो नहीं है, मतलब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने का मतलब यह है कि यहां पर जो एक्सटर्नल होता है और यहां पर एक बैटरी होता है जिसका EMF E होता है, और यहां छोटा सा क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब जो करंट फ्लो कर रहा है ये कौन सा करंट है बताओ, जो करंट जीरो नहीं है जो कि फ्लो कर रहा है, ये कौन सा करंट है, जो यहां फ्लो कर रहा होगा, मतलब जो इससे गुजर रहा होगा, जो इससे गुजर रहा होगा। अब देखो ध्यान से देखना, अब V इज इक्वल्स टू क्या लिखोगी, E माइनस आई आर, क्या ये R, अब R तो रहेगा ही, R तो कभी जीरो नहीं है, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसमें R जीरो मान रहे हैं, नहीं, यहां पर ये गायब कैसे हो गया ये आई आर, क्योंकि R को जीरो लिए नहीं, हम लोग करंट को जीरो लिए, करंट को हम लोग ये मान रहे हैं कि नहीं फ्लो कर रहा है। यहाँ 10th वाला बात नहीं करना कि R को इग्नोर कर दो, इसलिए तो R इतना पढ़ाया गया, इग्नोर कर दोगी उसको, नहीं। तो V इज इक्वल्स टू ई माइनस क्या होता है, आई आर। तो ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, और इस वक्त तुम सिर्फ किसका बात करोगे, टर्मिनल वोल्टेज का, EMF का कोई बात नहीं करोगे, EMF दिया रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, V तुम निकाल सकती हो, उसके बारे में अभी बताया भी थे, 8 वोल्ट निकल रहा था ना V न्यूमेरिकल से, ठीक है। तो इस वक्त क्या दिख रहा है साफ साफ कि जो V है वो छोटा है और कौन बड़ा है, E बड़ा है। यहां पर भी दिख रहा है कि E उसके बराबर है। इन सब से ये समझ में आ रहा है कि जो E है वो हमेशा V से बड़ा होता है, और E जो होता है वो सारे सर्किट एलिमेंट का सम होता है, तो वो तो बड़ा होगा ही, है ना। अब समझना, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी यहां से तुम ये बताओ, इस सर्किट में करंट को क्या हम ऐसे बना सकते हैं, करंट को ऐसे दिखा सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि इस वक्त इससे करंट डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब इससे करंट निकल रहा है, तो ये बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है। अभी जो भी पढ़ाई चल रहा है या फिर ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, जब बैटरी क्या हो रहा है, जब बैटरी से करंट फ्लो कर रहा है, मतलब वो बैटरी का वोल्टेज को घटा रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है उसको। तो ये बैटरी, ये जो लिखा हुआ है इसमें बैटरी हो रहा है डिस्चार्ज, मतलब अभी करंट उससे फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करता है तो बैटरी डिस्चार्ज होता है, ये बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग उसका बात करेंगे कि हम लोग बैटरी को ही चार्ज करेंगे उल्टा, और ऐसा होता भी है, अभी उसके ऊपर एनसीईआरटी वाला एक क्वेश्चन भी करना है। एक जनरेटर है जिसको हम लोग चार्ज करेंगे, तो बैटरी को अब हम लोग चार्ज करेंगे, तो चार्ज करने के लिए उसको करंट देना पड़ेगा या उससे लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और दोगी एक्सटर्नल सोर्स से। कहां से दोगी, एक्सटर्नल तुम कहीं से करंट सप्लाई करती हो, उससे हमको मतलब नहीं कैसे सप्लाई कर रही हो, लेकिन अभी हम करंट को ऐसे बनाएंगे, और उस वक्त यहां पर क्या होगा, है बैटरी, जब देखो करंट फ्लो करते 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 मान लो बैटरी का जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो खत्म हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गया, तो अब बैटरी को चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए उसको करंट देना पड़ेगा ना, बाहर किसी सोर्स से करंट उसको सप्लाई करना पड़ेगा, जिससे वापस इसमें चार्ज आ जाए और फिर से ये चार्ज का फ्लो करवाए। चार्ज नहीं दे रहे एक्चुअली एनर्जी दे रहे हैं जो कि खत्म हो गया था। समझ में आ रहा है मेरा बात, एनर्जी खत्म हो जाता है, चार्ज कैसे खत्म होगा, चार्ज वही रहता है, बस चार्ज को चलाने के लिए हम लोग क्या देंगे, बाहर से इसको एनर्जी देंगे, और उसको ऐसे दिखाएंगे कि ऐसे करके एरो दिखाएंगे, उससे दिखाएंगे कि करंट उसके पास जा रहा है। समझ में आया मेरी बात, तो इसको पहले बनाओ फिर हम लोग इसका उल्टा बात करेंगे। अभी यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लिखा है किसके लिए लिखा हुआ है, बैटरी को चार्ज करने का, अब सॉरी डिस्चार्ज करने का, क्योंकि इससे करंट निकल रहा है। अब इसको करंट देंगे मतलब उल्टा बैटरी को खुद ही चार्ज करेंगे। मतलब देखो यहाँ इस सर्किट में करंट किस वजह से फ्लो कर रहा है, बैटरी की वजह से, तो क्योंकि बैटरी के पास चार्ज है। अभी हम बोल रहे हैं कि बैटरी में ही करंट नहीं है, तो बैटरी को वापस चार्ज करना पड़ेगा, तो बैटरी को जब चार्ज करते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्लस आई आर। लेकिन जनरली हम लोग के पास फिजिक्स में जितना भी इलेक्ट्रिकल सर्किट से जो भी न्यूमेरिकल बना रहे हैं उसमें जनरली हम लोग करंट ड्रॉ करते हैं ना, और हमको बोलता है करंट निकालिए, वोल्टेज निकालिए, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि करंट उससे निकल रहा है बैटरी से। ऐसा तो कभी नहीं देखी होगी करंट उसमें जाते हुए दिखा रहा है, नहीं जाते हुए दिखा रहा है। लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल केस है जिसमें हम लोग करंट को भेजेंगे तब क्या होगा, तो उस वक्त ये जो V है वो क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं, बड़ा हो जाएगा। चलो इसको पहले लिखो तुरंत, जल्दी से तुरंत टाइम देखो। तीसरा बात ये है, थर्ड थिंग, कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बैटरी को चार्ज कर रहे हैं।
बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। अब देखो इस फॉर्मूला के बारे में उतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, बस ये समझो कि जब करंट को भेजते हैं, यहाँ पर देखो ये अब फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो चार्ज करने का मतलब है कि करंट उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 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 प्लस। अब ये कहाँ से सप्लाई करते हैं, तो बाहर से हम लोग एक्सटर्नली देते हैं वोल्टेज, बार बार ये बता दिए प्लस होगा, बाहर से एक्सटर्नली देते हैं। बाहर से एक्सटर्नली किसको देते हैं, बैटरी को ही देते हैं। तो बैटरी का क्या, तो यहाँ पर देखो ऐसे रहेगा ये सर्किट, इस बार ये रजिस्टर और यहाँ पर ये बैटरी, यहाँ पर छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू स्मॉल आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इस बैटरी का ईएमएफ ई, ठीक है। और इस बार उसको हम लोग क्या सप्लाई कर रहे हैं, करंट, ताकि उसका वोल्टेज बढ़ जाए ये वाला। तो इस केस में क्या हो गया कि जो V हो गया उसका वैल्यू बड़ा हो गया ईएमएफ से। तो ये तभी होगा जब बैटरी को चार्ज करोगी, क्लियर है। जब डिस्चार्जिंग होगा तो पक्का V का वैल्यू छोटा होगा और E बड़ा होगा, समझ में आया। तो बड़ा भी हो सकता है जब इसको हम लोग चार्जिंग करें तब। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं उसके ऊपर, तब ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि चार्जिंग वर्जिंग कैसे होता है, ठीक है। देखो इसमें बोला है दो पार्ट है, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, मिल जाएगा तुमको एनसीईआरटी में जाके देख लेना, ठीक है। इसमें ए बी सी और सी पार्ट भी है, तीनों में इंटरेस्टेड है, क्योंकि यही तुमको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, जो भी कहानी तभी से बताया जा रहा है उसको एकदम क्लियर करेगा कि सारा बात सही है, ठीक है। पहला चीज देखो क्या पूछा है, अ कार हैज अ फ्रेश स्टोरेज बैटरी, मतलब नया बैटरी है। और नया बैटरी का तुमको बताए थे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ज्यादा इस्तेमाल करने से इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये पीछे बताया गया, ठीक है। आगे देखो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है बाबू, कितना दिया, ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं ना अभी हम लोग। उस बैटरी का इंटरनल कितना दिया है, उस बैटरी का इंटरनल दिया 5 × 10⁻² ओम। ट्राई करना, नया क्वेश्चन जाकर ट्राई करना, भेज देंगे आज। 5 × 10⁻² ओम दिया है। बोला है कि इफ द स्टार्टर मोटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर, अगर जो बैटरी का जो ये है बैटरी, मतलब जो बैटरी का जो बैटरी नहीं, मतलब बैटरी का जो सर्किट है, अगर उससे करंट 90 एम्पियर का ड्रॉ होता है, कितना ड्रॉ होता है 90 एम्पियर का, 90 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, बहुत बढ़िया। और जो कि इस बैटरी को क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है, मोटर को, सॉरी बैटरी को नहीं, मोटर को स्टार्ट, बैटरी को क्या स्टार्ट करेगा, मोटर को स्टार्ट कर देता है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी टू स्टार्ट, मतलब कितना वोल्टेज पे बैटरी शुरू हो गया। तो तुम ये फॉर्मूला लिखोगी V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, जहां पर V इज इक्वल्स टू E कितना डालोगी, E दिया है क्या सवाल में, E दिया है, E दिया 12 वोल्ट, हाँ EMF ये दिया है, EMF इज 12 वोल्ट, तो EMF का वैल्यू दिया 12 वोल्ट। तो यहाँ पर तुम E का वैल्यू डालोगे 12 माइनस करंट कितना है, करंट कितना है 90 इंटू रेजिस्टेंस कितना है इंटरनल 5 × 10⁻²। 10⁻² को क्या हम ऐसे लिख लें बाई 100, जीरो से जीरो कट गया। कॉन्सेप्ट बताने के लिए ये सवाल करवाया जा रहा है और कोई रीजन नहीं है। 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल्स टू 12 माइनस 9/2 का मतलब क्या होता है, 9/2 का मतलब 4.5, बिल्कुल सही। तो 4.5 इसको माइनस करोगे तो आएगा 7.5 वोल्ट, यानी कि बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो है 7.5, लेकिन EMF कितना है 12 वोल्ट। इससे और क्लियर हो रहा है कि EMF बड़ा होता है, टर्मिनल वोल्टेज छोटा होता है। ये एक तो बड़ा आसान सवाल हुआ, ये तो बहुत आसान हुआ। बी पार्ट देखो, बी पार्ट में आई एम इंटरेस्टेड। तुम लोग को बताया गया था कि ज्यादा देर तक बैटरी को यूज करने से उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। देख वही साफ साफ लिखा है, आफ्टर लॉन्ग यूज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, अरे मतलब कि वही बैटरी का लॉन्ग यूज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्टोरेज बैटरी, स्टोरेज बैटरी मतलब बैटरी को ही बोल रहा है, इंक्रीजेस टू इतना, आफ्टर लॉन्ग यूज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ स्टोरेज बैटरी इंक्रीजेस टू इतना, मतलब कि बहुत देर तक हम लोग जब बैटरी को यूज किया लगातार तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ के कितना हो गया 500। अब ये लॉन्ग यूज का मतलब है कि तुम गाड़ी बहुत चलाई, बहुत सालों साल हो गया, ठीक है, बुढ़ी हो गई तुम, खैर मतलब सॉरी। आगे देखो बोला है व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अब इस केस में जब तुम इंटरनल रेजिस्टेंस को इतना ज्यादा यूज कर चुकी हो तो कितना ड्रॉ होगा करंट। देखो एक बात समझो, कार जो था, मेरे पास जो गाड़ी था उसके बारे में बता रहे हैं, मेरे पास नहीं था, जो गाड़ी था जिसके पास भी था, ठीक है तो वो गाड़ी मेरे जीजा जी का था, ठीक है। तो वो गाड़ी जो था वो बहुत साल तक यूज हो गया, उसका जो बैटरी है वो पुराना हो गया। तो जो बैटरी था उसके लिए दो ऑप्शन था, या तो बैटरी को रिप्लेस कीजिए, नया मतलब बैटरी लीजिए, या तो उस बैटरी को चार्ज कीजिए। तो उनका बैटरी क्यों खराब हुआ, बैटरी खराब होने का रीजन क्या है, बहुत ज्यादा यूज हो चुका है वो, मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ चुका है। हम पूछेंगे आज उनसे जाके कि बताइए आपका बैटरी खराब क्यों हुआ था तो 500 ओम हो गया। देख रही हो इंटरनल कितना था 5 बाई, देखो कितना था इसका वैल्यू था 5/100 था, अभी 500 हो गया है, मतलब बहुत बढ़ गया है। और अभी भी बैटरी काम करता है उनका, ऐसा नहीं बैटरी नहीं काम करता, काम अभी भी करता है, लेकिन उससे गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। मतलब करंट अभी भी फ्लो होगा, जब बैटरी हाईली यूज हो गया, उसका इंटरनल बढ़ गया, अभी भी करंट होगा फ्लो, लेकिन गाड़ी उससे स्टार्ट नहीं होगा।
ठीक है, चलो तो हम लोग बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट एकदम लॉजिकल बात है। वो पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन, मतलब अब जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ चुका है, बैटरी बहुत पुराना हो चुका है, तो क्या करंट फ्लो होगा? हाँ होगा, फ्लो तो होगा, लेकिन उससे मोटर स्टार्ट नहीं होगा, मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे नहीं होगा। देखो वही चीज होगा यहाँ पर। देखो बी पार्ट देखना, बी पार्ट में तुमको पहले बोला है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हो गया है 500 ओम। व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अच्छा ईएमएफ को क्या लेने बोला है? कांस्टेंट। ये मत सोचिए कि ईएमएफ बदल जाएगा, ईएमएफ को कांस्टेंट ही मानिए। अब हम यहाँ पर तुमको आसान करने के लिए कांस्टेंट लिखे हैं, वो अंग्रेजी में लिखा था कि लेट अस अज्यूम दैट द ईएमएफ इज नॉट वेरिएबल विद टाइम। एक ही बात है ना, चल ठीक है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अच्छा अब हम लोग करंट निकालेंगे, तो करंट के लिए क्या लिखेंगे? आई इज इक्वल्स टू वी बाई स्मॉल आर। आई इज इक्वल्स टू वी नहीं, ई बाई स्मॉल आर। बोलोगे अरे कैपिटल आर कहाँ गया, कैपिटल आर कहाँ गया? देखो ध्यान दो, हम लोग इसको ऐसा सोच रहे हैं ना कि यहां पर जो हम लोग कंडक्टर ले रहे हैं ना, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ही जीरो है। जब भी सवाल में लिखा रहे कि मैक्सिमम करंट बताइए, तो मैक्सिमम करंट के केस में जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसको क्या ले लेना? इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल, सॉरी, जो बाहर से रेजिस्टेंस लगाती है उसको जीरो मान लेना। अरे क्योंकि I इज इक्वल्स टू होता है V बाई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और R घटेगा तो I क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब ये स्मॉल r को तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकती हो। बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं, स्मॉल r को नेग्लेक्ट क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकती हो ना, क्योंकि स्मॉल r तो बैटरी के साथ आता है, स्मॉल r तो बैटरी के साथ आता है, उसको कैसे नेग्लेक्ट कर लोगी? हाँ लेकिन ये कैपिटल R तो तुम लगाती हो, उसको नेग्लेक्ट कर सकती हो। तो कैपिटल R को हम क्या करें? नेग्लेक्ट क्यों नहीं करते हैं? नहीं करते हम नेग्लेक्ट। अगर यहां मैक्सिमम नहीं लिखा होता तो, मैक्सिमम लिखा तब यहां पर जो प्लस आर करते थे ना, प्लस आर जो करते थे ना, उसको क्या ले लिए? जीरो ले लिए। अब देखो इसके पीछे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स तो है ही, इसके पीछे फिजिक्स बता दिया है इसका, क्योंकि यहां पर बोला मैक्सिमम करंट, और मैक्सिमम करंट तभी आएगा जब रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए कैपिटल आर को इग्नोर कर दिया, स्मॉल आर को क्यों नहीं करेंगे वो बता दिया। अब समझो कि इसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है। हम लोग I इज इक्वल्स टू लिखते हैं E बाई आर प्लस आर, और यहां पर ये जो R का वैल्यू है, यहां पर ये जो R का वैल्यू है, ये बहुत 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 बड़ा नहीं हो गया है? अच्छा ऐसा हम नहीं बोल रहे कि कैपिटल आर छोटा हो गया होगा, हो सकता है कि कैपिटल आर इससे ज्यादा छोटा भी नहीं होगा, थोड़ा ही छोटा होगा। तो फिजिक्स में ये रूल है कि जो छोटा क्वांटिटी होता है उसको इग्नोर कर सकते हैं, है ना? ये फिजिक्स में नहीं, मैथमेटिक्स में जो छोटा क्वांटिटी होता है उसको इग्नोर करते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग क्या ले रहे हैं? जीरो। जीरो लेने का दो कारण बताएं कि करंट यहां मैक्सिमम लेने बोला, तो एक्सटर्नल वाले को तुम हटा सकती हो, और यहां एक ऐसा चीज लगा दो जिसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। यहां देखो रजिस्टर लगाए, बाहर से नहीं लगाए, यहां पर एक कंडक्टर जोड़ दिए, क्लियर है? एक वायर जुड़ दिए ऐसे करके, वायर है ये, बस ये समझाने के लिए यहां पर मोटा सा बनाया ताकि तुमको एकदम दिमाग में क्लिक हो जाए कि उसको हम हटा चुके हैं, ठीक, कैपिटल आर को। तो ये स्मॉलर हट जाएगा यहाँ से, तो स्मॉलर हटेगा तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? E बाई आर। और ये कब है? जब करंट को क्या करना है? मैक्सिमाइज। तो E का वैल्यू अभी भी 12, लेकिन R का वैल्यू कितना? 500। R का वैल्यू कितना? 500, ठीक है, जो कि बढ़ चुका है। तो इसको तुम सॉल्व करके देखो तो कितना आ रहा है डिवाइड करके? 12 बाई 50 इंटू 10, तो इसको तुम 2 से कट सकती हो। 2 6 12, 2 25 50, कितना बोली? 2.4 इंटू -2, 10 टू द पावर -2। तो एक काम करते हैं कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखो 24 इंटू 10 का पावर -3 लिख सकते हैं ना, और 10 का पावर -3 का मतलब होता है मिली। मिली कौन? मिली कोई नहीं, मिली एम्पियर। तो ये मिली एम्पियर में आया करंट, जो कि बहुत छोटा है, दिख ही रहा है साफ साफ। तो करंट बहुत छोटा हो गया है, मतलब करंट अभी भी है उसमें, बैटरी में पुराना हो गया बैटरी, लेकिन अभी भी करंट है, लेकिन करंट इतना कम है कि उससे मोटर स्टार्ट नहीं होगा। मोटर स्टार्ट नहीं होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा एक और बात समझो, तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि इतना करंट पे वो स्टार्ट नहीं होगा? पिछले बार देखो जो सवाल था इसमें क्या लिखा था? करंट है मेरा कितना? 90 एम्पियर, और 90 एम्पियर पे क्या स्टार्ट हो रहा है? मोटर स्टार्ट 90 एम्पियर पे हम ड्रॉ कर रहे हैं करंट, तब मोटर स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहां करंट कितना है? 24 मिली एम्पियर, मतलब उसका आधा से भी एकदम छोटा। मिली समझ रही हो? मिली मतलब ये नेगेटिव पावर, मतलब बहुत छोटा करंट है ना, तो क्या इससे मोटर स्टार्ट होगा? नहीं होगा, करंट तो अभी भी है। तो लिख देते हैं यहां पर मोटर डजंट स्टार्ट, मोटर डू नॉट स्टार्ट, क्योंकि मोटर के बारे में तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि कितना करंट पे वो स्टार्ट होता है, ठीक है, छाप ले इसको। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पार्ट का। इसका थर्ड पार्ट भी इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट में क्या मालूम चलेगा कि जो हम बताए थे ना V इज इक्वल्स टू E प्लस आई आर कब होता है, उसके बारे में मालूम चलेगा, ठीक है। चलो देखो सी पार्ट में ये बोल रहा है कि जो आदमी था बाबू बहुत गरीब था, और फाइनली वो बैटरी को चेंज नहीं कर पाया, और डिसाइड किया कि हम नया बैटरी नहीं ले पाएंगे, तो उसी बैटरी को चार्ज करके और गाड़ी चलाएंगे। तो यहाँ पर देखो वही लिख रहा है कि इफ़ द डिस्चार्ज्ड बैटरी
इस चार्ज बाय डिस्चार्ज कैसे हो गया, क्योंकि उसका करंट देख रही थी ना कितना कम हो गया, 2 पॉइंट कितना आ रहा था। तो अगर उसको हम लोग चार्ज किए बाय एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स, देखिए बोले थे ना एक्सटर्नली बाहर से चार्ज करते हैं, अरे ये फॉर्मूला के लिए बताए थे V इज इक्वल्स टू ई प्लस आई आर के लिए, कि बाहर से चार्ज करते हैं, देखो लिखा है यहाँ पर एक्सटर्नली बाहर से हम लोग उसको चार्ज कर रहे हैं। तो बोला है कि इज द टर्मिनल वोल्टेज, मतलब ये वाला जो V है, ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग ग्रेटर और लेस देन ईएमएफ है। मतलब कि इस केस में जो सर्किट डायग्राम बनेगा, इसमें ये कैपिटल आर, यहाँ पर बैटरी, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये तुम्हारा स्मॉल आर हुआ, ये ईएमएफ हुआ। इस बार तुम करंट को कैसे दिखाओगी, इस टाइप से, मतलब उसको चार्ज कर रही हो, तो चार्ज कर रही हो तो यहाँ प्लस होता है, तो मतलब ये जो V होगा वो बड़ा होगा किससे, E से 100%। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि वाइल चार्जिंग द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ को हम लोग एक्स्ट्रा करंट देते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, मतलब उसका जो वोल्टेज है वो बढ़ेगा, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो इसलिए जो V होगा वो बड़ा होगा E से, और E छोटा होगा। क्लियर है ना, मतलब ये 12 वोल्ट होगा तो ये जो V होगा उससे छोटा होगा पक्का, 12 वोल्ट जो है ईएमएफ उससे छोटा होगा। ठीक है। पिछले वाला जो क्वेश्चन हम लोग किए थे उसमें क्या था, एक बार क्वेश्चन जरा देखते हैं एक बार फिर से। उसमें बोला था कि आफ्टर अ लॉन्ग यूज ऑफ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें कि अभी हम लोग ये बोले कि जो तुम्हारा जो बी पार्ट था उसके बारे में बता रहे हैं। अभी हम लोग ये बोले थे कि जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे करंट का, I इज इक्वल्स टू E बाई स्मॉल आर, यही लिखे थे ना मैक्सिमम करंट के केस में। किसका I का वैल्यू क्या डालोगी, उसके बारे में नहीं बात करना है, देखो इसलिए इसमें भी बात नहीं किया है कि I को कितना डालोगी। इसको अगर निकालना होता तो फिर देखो ये जो I होगा ये तो हम डिसाइड करेंगे ना कि हम कितना उसको करंट दे रहे हैं, तो ये I हम डिसाइड करेंगे। ये देखो इसलिए लिखा है एक्सटर्नल सोर्स, और कोई सवाल भी नहीं है उसके ऊपर कि अगर हम लोग इधर से करंट दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं। अगर वो मालूम करना है तो ये R, E और V ये तीनों का वैल्यू मालूम होना चाहिए, तो इन तीनों को मालूम करके तब यहाँ से करंट इवैल्यूएट होगा। समझी, ये R और E तो फिक्स है, ये R और E, ये R 500 और ये E कितना 12 ही वोल्ट है, ये तो हमेशा, तो ये V फिर मालूम करना पड़ेगा तब जाके ये I निकलेगा। तो हमको ये बाद में मालूम चलेगा, बाद में कब, बाद में जब ये बैटरी को 100% फुल्ली चार्ज कर पाएंगे, तो फुल्ली चार्ज करने के बाद हम यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। समझी, तो खैर उसके बारे में बात मत करो अभी, वो मतलब समझो कि डिस्टर्ब कर देगा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अभी इसके ऊपर वैसे सवाल है नहीं हालांकि कि प्लस IR करेंगे तो करंट कैसे निकालेंगे, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन अभी तक तो हमको नहीं मिला है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो I मैक्स जो हम लोग किए थे उसको लिखे थे E बाई आर। यहाँ पर ये बताओ कि ये V का वैल्यू कितना है, V यानी कि टर्मिनल वोल्टेज, उसका वैल्यू कितना है। इस वाले फॉर्मूला में टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू कितना है सानिया, इस फॉर्मूला में टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, इस केस में टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, ये जो बी पार्ट जो हम लोग सॉल्व किए थे उसमें टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं VI मैक्स इज इक्वल्स टू E बाई आर प्लस आर, यही पढ़ते हैं ना है। और हम लोग टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला जानते हैं कैपिटल R इंटू स्मॉल आर, बताए थे ना, सॉरी कैपिटल I इंटू आर। तो हम लोग यहाँ पर करंट को जीरो ले रहे हैं तो इसका वोल्टेज जीरो। ठीक है, तो इस केस में वोल्टेज जीरो होगा। नहीं समझ में आया ये जो स्मॉल आर, तो यहाँ से इसको हटा दोगे, नहीं समझ में आया क्या तुमको, नहीं आया। देखो हम ये बोल रहे हैं कि तुम जो फॉर्मूला पढ़ती हो, यहाँ बताते हैं चलो ये वाला, ये जीरो कैसे हुआ। यहाँ पर तुम ये जो फॉर्मूला पढ़ती हो I इज इक्वल्स टू E बाई आर प्लस आर, ये पढ़ती हो फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू E बाई आर प्लस आर, ये फॉर्मूला पढ़ती हो। ठीक है, तो इसमें से अगर तुम बाबू निकालोगी E, तो E को क्या लिखोगी, E को लिखोगी, नहीं दिख रहा है, E को यहाँ से लिखोगी IR प्लस IR, ऐसे लिखोगी E को। देखो तो क्या कि यहाँ पर ये I को इस तरफ भेज, सॉरी ये R प्लस आर को इस तरफ भेज दी, तो R प्लस आर को इस तरफ भेजोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये भी उससे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा एक्सप्रेशन। नहीं समझ में आया, ये आया, अब समझना। अब हम ये बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा ये कैपिटल R है उसको हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो EMF होता है ये होता क्या है, तो EMF का मतलब होता है टर्मिनल वोल्टेज, मतलब जो टर्मिनल वोल्टेज और AB, फिर माइनस ये क्या होता है, ये होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो वोल्टेज लिख रहे हैं V, ये किसका वोल्टेज है, इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो इस केस में जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज उसका वैल्यू जीरो कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, ओ सॉरी यहाँ पर माइनस कैसे हुआ, प्लस होगा ना। देखो यहाँ पर ये वाला, इसको यहाँ पर इसके जगह पे क्या लिखे V, और इसके जगह पे क्या लिखे VAB यानी कि टर्मिनल वोल्टेज। तो हम बोल रहे हैं कि ये टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, तो कितना होगा, उसका वैल्यू जीरो होगा। मतलब ये AB के बारे में बोल रहे थे, उसका वैल्यू जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। देखो ना यहाँ पर फॉर्मूला I मैक्स इज इक्वल्स टू E बाई आर, तो यहाँ से ये R गायब है ना,
ये कैपिटल आर गायब है ना, तो कैपिटल आर गायब है मतलब ये आर का वैल्यू यहाँ कितना डाले हम, 0, तो इसको 0 डालेंगे तो ये वी ए भी कितना हो जाएगा, तो इसलिए उसका वैल्यू कितना होगा। अच्छा यहाँ पर ये वी से कंफ्यूज मत होना, ये वी किसका वोल्टेज है, इंटरनल रेजिस्टेंस का। मतलब यहाँ पर सर्किट डायग्राम अगर फिर से बनाए, यहाँ पर देख लो सर्किट डायग्राम से, देखो ये बैटरी होता है, ये होता है, दिख रहा है तुमको, ये बैटरी होता है, तो उधर क्यों बैठती हो तब बाबू है देखो ऐसे होता है बैटरी, ठीक है, और यहाँ पर इंटरनल ऐसे होता है स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर होता है, और ये क्या होता है ईएमएफ, ठीक है। तो जो वी ए बी होता है वो कहाँ से कहाँ का होता है, ये ए यहाँ पर और यहाँ पर बी, तो वी ए बी जो होता है ए और बी यानी कि यहाँ का होता है। अब यही आर को हम क्या बोल रहे हैं, ये आर को क्या बोल रहे हैं, 0 0 0 0, ये आर को 0 बोल रहे हैं इस केस में। क्यों 0 बोल रहे हैं, क्यों 0 बोल रहे हैं, क्योंकि इसका वैल्यू बढ़ चुका है, तो इसको इग्नोर कर देना है। तो इसको इग्नोर करने का मतलब ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आया मेरी बात की नहीं समझ में आया, ठीक है, क्लियर है। करंट क्यों नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना, और R का वैल्यू 0 तो वोल्टेज भी 0, R का वैल्यू 0 तो वोल्टेज भी 0। तुमको समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा नहीं है कि फिर से बताएं एक बार, आ गया पक्का। तो यहाँ पर VAB यानी टर्मिनल वोल्टेज 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर से हम लोग ये R को क्या कर रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो इसको 0 ले रहे हैं तो यानी टर्मिनल वोल्टेज है ही नहीं। ये जो करंट निकला है वो करंट, हाँ, मतलब कि रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस कम करने के लिए इसको नहीं हटाना होगा, उसको हटाना होगा, क्योंकि ये तो पहले से ही बैट उसके साथ आता है, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं करेगा, वो करंट मतलब बहुत ही कम है, इतना कम है, इतना कम है कि उस मोटर स्टार्ट नहीं होगा। ये वो जो करंट फ्लो कर रहा है ना, वो फ्लो कर रहा है उसके अक्रॉस, किसके अक्रॉस, यहाँ पर देखो बना रहे हैं, ये देखो इस यहाँ पर कंडक्टर लगाई थी ऐसे, तो इसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है, ए और बी के अक्रॉस, देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर इस जगह पे फ्लो कर रहा है, सिर्फ इस जगह पे, उधर नहीं जा रहा है करंट, ठीक है, नहीं उधर नहीं जा रहा है करंट, यहाँ फ्लो कर रहा है, मतलब कि ये बैटरी में होगा या तो यहाँ पर होगा, लेकिन उस तरफ करंट नहीं पास कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो वोल्टेज ही नहीं है, तो वोल्टेज ही नहीं है तो करंट इस तरफ फ्लो नहीं करेगा और वो स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।